हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। तुम नहीं समझोगी, एक औरत जो स्पष्टा बन सकती है वह इतनी मासूम नहीं हो सकती। यह सभी बहुत ज्यादा चालाक होती हैं। इन सभी लोगों को लगता था कि बिना कोई षड्यंत्र करें कोई भी इतनी आसानी से एक सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। अगर यह लोग बहुत ज्यादा गंदी सोच रखने वाले होते तो शायद अभी तक ये सब लड़कियां भी सेलिब्रिटी कभी नहीं बन पाती और बहुत टाइम पहले इस एंटरटेन स्किल से बाहर हो जाती। पर जो लड़कियां अभी तक इस एंटरटेनमेंट स्किल में जमी हुई हैं और इतनी ऊंचाई हासिल कर चुकी हैं, वे इतनी ज्यादा बेवकूफ और प्यारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, वरना अभी तक इस एंटरटेनमेंट स्किल में वह लोग कब का से निकल चुके होते। इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद राधिका और ज्यादा कंफ्यूज हो गई और कंफ्यूज होते हुए बोली, मैं तो उस टाइप की बिल्कुल नहीं हूं, तो क्या मैं भी सेलिब्रिटी नहीं बन सकती? राधिका की इतनी मासूम बात सुनकर विदिमा ने धीरे से कहा, वह इसलिए क्योंकि हम लोग रेहान से मिले थे और रेहान इस तरह का इंसान बिल्कुल नहीं है और ना ही उसे इस तरह की चालाकी आती है। अगर तुम किसी और कंपनी में गई होती तो वह लोग तब तक तुम्हें दिल में लेते जब तक तुम मर नहीं जाती। यह लोग और ऐसी कंपनियां हम आर्टिस्ट को सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझते हैं। इनको हमसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। विदिमा की बात सुनकर राधिका को याद आया कि उसे भी पहले इस तरह की बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा है। इसीलिए उसने तुरंत रिद्धिमा की बात पर विश्वास कर लिया और उसे इस वक्त खुद की किस्मत पर बहुत गर्व हो रहा था। रेहान से मिलने से पहले राधिका को इतना ज्यादा सफर नहीं करना पड़ा था, पर सौम्या, विदिमा और अपर्णा तीनों ही राधिका से अलग थी। इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसने के लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत की थी और बहुत कुछ सहा भी था। सौम्या और अपर्णा को तो बहुत से लोगों ने रोकने की कोशिश की थी क्योंकि इन दोनों ने उसकी कोई बात नहीं मानी थी। और रही बात रिद्धिमा की, तो उसने भी इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत कुछ खोया है। वह तो सिर्फ एक इंटरनेट सेलिब्रिटी ही बन सकती थी। रिद्धिमा ने उन लोगों को बताया, इसीलिए जहां कहीं भी सेलिब्रिटी होंगे वहां इस तरह के लोग तो जरूर मिलेंगे। जब रेहान ने स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू की थी, उस वक्त कंपनी में जो लोग काम करते थे वह इतने ज्यादा बेकार नहीं थे। अब जब कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है और बहुत सारे लोग हमारी इस कंपनी से जुड़ रहे हैं, तो इस तरह की अफवाह हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सौम्या ने भी अपनी गर्दन हां में हिलाते हुए कहा, हम लोग किसी और के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि अभी अभी साइन कर हमारी कंपनी में आए हुए सेलिब्रिटीज की बात करते हैं जो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते और बहुत हद तक हम लोगों से जलते हैं, क्योंकि रेहान ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। अपर्णा ने भी कहा, इन लोगों ने पहले ही हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी की हुई है। अब अगर हम सबसे ज्यादा पावरफुल सिया, जिसने पहले ही रेहान को फंसा लिया है, अगर वह भी हमारी कंपनी स्टार मून एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ गई तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। सौम्या और अपर्णा की ऐसी बातें सुनकर रिद्धिमा ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों को किससे डर लग रहा है? हम लोग इस स्टार मूवी एंटरटेनमेंट कंपनी में इन सब लोगों से पहले आए थे और हम लोग इनके सीनियर हैं। ऊपर से शाशा और कियारा भी हम लोगों के साथ हैं, इसीलिए यह लोग हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी सौम्या ने कहा, सच कहे तो अर्थ और अरुण भी हमारी मदद कर सकते थे, पर बदकिस्मती से यह दोनों ही आदमी हमारे किसी काम के नहीं हैं। इन दोनों को तो बस पूरे दिन मुसीबत खड़ी करने से ही फुर्सत नहीं मिलती और अब तो रेहान ने इन दोनों को इनकी पोस्ट से डेमोटेड कर दिया है। अभी लोग सिर्फ इधर से उधर काम करने के लिए बांट सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लोग रेहान से गुस्सा होंगे? अर्थ और अरुण दोनों ज्यादा दूर आराम नहीं कर रहे थे। जब उन लोगों ने सुना कि रिद्धिमा और बाकी लड़कियां उन लोगों के बारे में बात कर रही हैं, तो वे भागते हुए उनकी तरफ आए और उनसे पूछने लगे, क्या तुम सब हमारे बारे में बात कर रही हो? क्या तुम देख सकती हो, मैं सिंगल हूं, इसीलिए मैं कितना ज्यादा दुखी हूं। क्या तुम मुझे किसी लड़की से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हो? यह सुनकर अरुण ने भी उनसे कहा, किसी लड़की से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हो? यह तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज हमारी उम्मीद को तोड़ना मत। इन दोनों की बात सुनकर रिद्धिमा और बाकी सब लड़कियां हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी और उसके बाद परेशान होकर अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगी। वे सभी लड़कियां इन दोनों बेवकूफ से बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी। तभी रिद्धिमा ने थोड़ा चिढ़ते हुए उनसे कहा, तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं तुम लोगों को किसी लड़की से मिलवाऊं की? अर्थ ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ऐसे मत देखो, रेहान ने हमें मजबूर कर दिया है। यहां रहकर यह सब कुछ देखने के लिए मेरा दिल बहुत दुखी है। तुम्हें मुझ जैसे अकेले लड़के के दुख को समझना चाहिए।
अच्छा होगा अगर अर्थ से ज्यादा और कुछ ना बोले, वरना शायद रिद्धिमा अपना गुस्सा बिल्कुल भी काबू ना कर पाए। उसने एकदम से चढ़ते हुए अर्थ से कहा, दफा हो जाओ यहां से। अगर तुम इसी तरह यहां खड़े रहकर मेरे आसपास आवाज करते रहे तो मैं सच में तुम्हें बहुत बुरी तरह मारूंगी। रिद्धिमा ने जिस टोन के साथ अभी अभी अर्थ से बात की थी वह बहुत ज्यादा अजीब थी। कहीं ना कहीं अर्थ रिद्धिमा की बात समझ गया था, इसीलिए उसने अपनी सोच में ही अपने पेंट को टाइट कर अपनी कमर कस ली और जितनी तेज वो दौड़ सकता था इतनी जल्दी वह दुम दबाकर वहां से भाग गया। एक सीन शूट होने के बाद अब फीमेल लीड कैरेक्टर की बारी थी। अगले सीन में उसे स्टेज के ऊपर जाकर अपना सीन शूट करवाना था। सिया, रिद्धिमा और बाकी फीमेल लीड एक्ट्रेस सभी लोग कैमरे के सामने एक साथ और फोन कर रही थी, क्योंकि रिद्धिमा सिया से अपने दिल में बहुत ज्यादा नाराज थी। इसीलिए सौम्या और अपर्णा ने भी रिद्धिमा का साथ दिया और कैमरे के सामने सभी लोग ऐसे दिखा रही थी जैसे वह लोग सिया से बहुत खुश है, पर अंधेरे में पीठ पीछे बोलो कुछ मुसीबत खड़ी करने की सोच रही थी। इस वजह से प्रियंका जोन सबके बीच में फंस गई थी। उसे यह सब कुछ सफर करना पड़ रहा था। प्रियंका की एक्टिंग इतनी भी बुरी नहीं थी। शूटिंग के दौरान उसे कुछ मूव विद दिमा और बाकी फीमेल आर्टिस्ट को देने थे, पर बदकिस्मती से प्रियंका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा फेमस नहीं हो पाए, इसीलिए अब उसे सिर्फ सरवाइव करने के लिए काम करना पड़ रहा था। किस्मत से उसकी मुलाकात डायरेक्टर नवीन और रेहान से हुई और इसी वजह से वह इतने निचले पायदान से उठकर एकदम से मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर पा रही थी। प्रियंका ने हमेशा अपने काम से काम ही रखा है। उसने कभी भी स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी के नए और पुराने एक्टर्स के बीच की बातें एक दूसरे को बताने की सोची भी नहीं, और शायद इसीलिए वह अभी तक यहाँ पर टिकी हुई थी। और इस वक्त रिद्धिमा सिया से बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसने और रेहान ने एक साथ एक रात गुजारी थी। प्रियंका ने जब यह बात देखी तो उसने किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसे भी लगता था कि सिया उसकी भी दुश्मन है, क्योंकि उसकी वजह से प्रियंका की लाइमलाइट खराब हो रही थी। प्रियंका नहीं चाहती थी कि दोनों की तरफ से किसी भी तरह से उसे किसी भी चीज के लिए जिम्मे ठहराया जाए, इसीलिए वह बहुत ही सावधानी से अपना काम कर रही थी। रेहान और सिया को इतना करीब देखकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा जालिस हो गई थी। विद्मा तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। जिस हिसाब से वह दोनों सेट के ऊपर एक साथ इतना करीब बैठे हुए थे, उसे देखकर सेट के बाकी लोग तरह तरह की बातें बनाने लगी। अपने आसपास इतने लोगों को खुद को घूरता देखकर रेहान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और उसने सिया को ठोकते हुए कहा कि वह खुद ही अंगूर खा ले। जैसे ही रेहान ने उसे टोका, तब जाकर सिया को ध्यान आया कि उनके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, पर रेहान को देखकर सिया उसमें इतना ज्यादा खो गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह साइड पर बैठी है। और जैसे ही रेहान ने उसे टोका तो उसका चेहरा शर्म के मारे एकदम लाल हो गया। उसे इस तरह शर्माता हुआ देखकर रिद्धिमा को उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह यह सब कुछ जानबूझकर कर रही है और अब ऐसे दिखा रही है जैसे उसने यह सब कुछ अनजाने में किया हो। विद्मा के साथ सौम्या और अपर्णा भी वही खड़े थे और वह लोग भी इसी तरह की बातें सिया के लिए कर रहे थे। उन तीनों के साथ राधिका भी खड़ी थी। भी उसने सिया के लिए सपोर्टिव होते हुए कहा, शायद उसे नहीं पता होगा इसीलिए वह इस तरह बिहेव कर रही होगी, पर राधिका की इतनी सिंपल बातें सुनकर राधिका ने उसे समझाते हुए कहा कि इस इंडस्ट्री में कोई भी बेचारा या मासूम नहीं होता। हर कोई बहुत ताकतवर और दिखावा करने वाला होता है। इन लोगों को पता होता है कि कब कहां कैसे दिखावा करना है। यही सब बात करते करते अपने वह दिन याद आ गए जब वह इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। सौम्या और अपर्णा भी यह स्ट्रगल करके ही यहां तक आई थी। हाँ, यह बात सच थी कि राधिका को इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था और बहुत जल्दी उसकी मुलाकात रेहान से हो गई थी, जिसकी वजह से आज वह यहां खड़ी होकर अपना टैलेंट पूरे देश को दिखा सकती है। रिद्धिमा जिस हिसाब से इस इंडस्ट्री की और यहां की कंपनियों की बात कर रही थी, उस हिसाब से राधिका को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि यह बात सच थी कि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ उन लोगों की ही चलती है जिसे पता हो कि कहां अपनी ताकत दिखानी है और कहां शांत रहना है, और बाकी बची यह कंपनियां हम सब सेलिब्रिटी को पैसा कमाने की मशीन से ज्यादा और कुछ नहीं समझते हैं। जब तक हम लोग उनके लिए पैसा कमाएंगे तब तक ये हमें पूरा नाम देंगे, और जैसे ही हम इनके काम के नहीं रह जाएंगे तो ये लोग हमें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। वही सौम्या ने जब कहा कि अभी अभी जो नई सेलिब्रिटी हमारी कंपनी में आए हैं वह लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते और
हमसे जलते हैं क्योंकि हम लोगों को ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। यह बात सुनकर रिद्धिमा ने उसे हंसते हुए कहा कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस कंपनी में उनसे पहले आए हैं और साशा और कियारा भी हमारे साथ हैं। बस अर्थ और अरुण अपनी बेवकूफियां की वजह से हमारा साथ नहीं दे सकते, वरना वह दोनों जरूर हमारा साथ देते। इसी कड़ी में एक और एक्ट्रेस थी, प्रियंका, जो पहले काफी अच्छी एक्ट थी, पर उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाए और फिर छोटे मोटे जैसे रोल मिले उनसे अपना जीवन गुजारने लगी। पर रेहान की कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसे बहुत अच्छा मौका मिला था और आज वह एक मैन कैरेक्टर रोल प्ले कर रही थी। सिया और बाकी सब लड़कियों के बीच जो टशन चल रहा था, प्रियंका उसे जान थी, पर वह किसी भी तरह से अपने आप को इन सब में नहीं पड़ने देना चाहती थी। उसका पूरा फोकस अपने करियर पर था। रेहान और रिद्धिमा बचपन की क्लास में थे, इसीलिए हंसी मजाक कर कर ही एक दूसरे से बात करते थे। और वही सिया एक सुपरस्टार थी और पूरी इंडस्ट्री में नंबर 1 एक्ट्रेस थी। सिया और रिद्धिमा के बीच का जो विरोध था वह अब किसी से भी छिपा नहीं था। जिस वक्त वह लोग शूटिंग कर रही थी, उसी वक्त स्टेज पर उसने अचानक से एक ऐसा छोटा सा एक्सीडेंट क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से सिया को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े और इसी वजह से शूटिंग बीच में ही रुक गई। प्रियंका ने यह सब कुछ देख लिया था और वह शायद कहीं ना कहीं रिद्धिमा को और ज्यादा उकसाना चाहती थी, पर इस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी शूटिंग पर था। और उसके अलावा वह एक सामान्य सी लड़की थी जिसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सब कुछ इतनी आसानी से कर सके। जैसे ही डायरेक्टर नवीन ने यह सब कुछ देखा, जोर से चिल्लाते हुए वहीं पर शूटिंग रोक दी और उसके बाद सिया से कहा, क्या आप ठीक हैं मिस सिया? मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। पहले डायरेक्टर नवीन के कहने पर सिया ने उन्हें थैंक यू कहा। वहां से जाने से पहले रिद्धिमा को घूर कर देखने लगी, पर उसे कुछ भी कहा नहीं। वहां खड़े बाकी के क्रू मेंबर्स अब आपस में कानाफूसी करने लगे थे। यह सब क्या हो रहा है? सिया हमेशा गलतियां क्यों करती रहती है? क्या यह सच में स्पष्टा है? शायद इसे स्पष्टा नहीं होना चाहिए। शायद डायरेक्टर नवीन ने जो कहा वह सही था। आज उसका पहला दिन है शूटिंग के ऊपर। जब से उसने ऑफिशियल तौर पर हमारी क्रू को ज्वाइन किया है, अभी तक तो हमने ठीक से फिल्म की शूटिंग उसके साथ शुरू भी नहीं की है। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि सिया को नहीं पता कि शूटिंग कैसे होती है। जब वे लोग अभी शूटिंग कर रहे थे तो कुछ फीमेल लीड एक्ट्रेस एक साथ स्टेज पर थी, और जब बहुत सारे लोग एक साथ शूटिंग करते हैं और उसमें कोई एक थोड़ी सी भी गलती कर देता है तो पूरा सीन फिर से शूट करना पड़ता है। 10 बार से ज्यादा एक ही सीन को रीशूट करने के बाद डायरेक्टर नवीन को भी लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए उन्होंने सिया को शूटिंग करने से रोककर कुछ देर आराम करने के लिए कहा। हालांकि बाकी लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, पर वो लोग सिया की तरह ये इतनी गलतियां भी नहीं कर रहे थे। रेहान जो रेस्टिंग एरिया में बैठा हुआ था, वह भी यह सब कुछ देख रहा था। जब सिया उसके पास आकर बैठी तो उसने बहुत ही परवाह के साथ सिया से पूछा, यह सब क्या चल रहा है? क्या तुमने चीख से आराम नहीं किया था? रेहान की बात सुनकर सिया ने उसे अपने लाल चेहरे के साथ देखा और फिर अपना सिर नीचे झुकाकर हल्की सी सॉफ्ट आवाज में कहा, नहीं, मैंने कल रात अपनी नींद पूरी कर ली थी। सिया रेहान के साथ उसी के कमरे में रह रही थी। कल रात बहुत ज्यादा लेट हो गया था, इसीलिए उन दोनों ने फिर से पहले वाले दिन की तरह रात एक साथ नहीं गुजारी थी। रेहान उन लड़कों में से नहीं था जिन्हें लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, पर एक ही कमरे में इतनी खूबसूरत लड़की के साथ होते हुए भी उसकी तरफ ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। तस अगर आज सिया का सेट के ऊपर पहला ऑफिशियल शूटिंग का दिन नहीं होता, रेहान आज पक्का जल्दी जगह यहां नहीं आता, क्योंकि कल आधी रात तक वह काम में लगा हुआ था और इसी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। रेहान को अच्छे से समझ आ गया था कि एक खूबसूरत लड़की और एक अच्छा घर, हर हीरो का असल में एक मकबरा होता है। क्योंकि जब एक लड़की कल रात को उसकी बाहों में थी तब वह बहुत खुश था, पर जब उसी की वजह से उसे सुबह जल्दी जगना पड़ा तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। रेहान ने जब सिया को अपना सिर नीचे की तरफ झुकाए हुए देखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा चुलबुली और क्यूट लग रही हैं, तो रेहान ने अपने मन में कहा, मुझे अब समझ आया कि पहले राजा महाराजा सुबह सुबह अपने दरबार में क्यों नहीं जाना चाहते थे। कौन इतनी अच्छी रात गुजारने के बाद आराम करना नहीं चाहेगा? रेहान ने कुछ तो बड़बड़ाया था, पर सिया को कुछ सुनाई नहीं दिया। इसीलिए उसने रेहान से पूछा,
क्या तुमने अभी अभी कुछ कहा? रेहान ने बात पलटते हुए उससे कहा। हाँ, वो मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या तुम अभी फिल्म करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो? तुम इतनी ज्यादा गलतियां क्यों कर रही हो? ओ? रेहान का यह सवाल सुनकर सिया ने अपने से कुछ दूरी पर खड़ी रिद्धिमा की तरफ देखा। इस वक्त रिद्धिमा भी उसे घूर कर देख रही थी, और जैसे ही उसने देखा कि सिया उसे देख रही हैं, तो उसने अपना मुंह थोड़ा सा टेढ़ा करके एक खीम भरी आवाज अपने मुंह से निकाली। सिया ने की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है कि अभी मैं ज्यादा सभी से घुल मिल नहीं पाई हूं, इसीलिए शायद थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूं। सिया ने रेहान को सच्चाई नहीं बताई थी, क्योंकि वह इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। उसने रिद्धिमा को जानबूझकर वह मूवमेंट करते हुए देख लिया था जिसकी वजह से सिया अपनी परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पाई थी। आखिर सिया ने 1 दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था, और इस दौरान इसने बहुत कुछ देखा भी था और सीखा भी था। सिया ने रेहान को सच्चाई इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वह भी इस क्रू में नहीं थी और यहाँ के लोगों को ज्यादा जानती नहीं थी, और उसे पता भी नहीं था कि किसका रेहान के साथ क्या रिश्ता है और कौन यहाँ पर किस पोजीशन पर है। अगर यहाँ पर सभी लोग रिद्धिमा की तरफ ही होंगे, तो अगर उसने बिना किसी सबूत के सबके सामने यह बात बोली, तो सारी बात उसके ऊपर ही आ जाएगी और कोई उसका साथ नहीं देगा। सिया को साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं रिद्धिमा उसे पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसका और रेहान का काफी नजदीक का रिश्ता बन चुका है, और रिद्धिमा को देखकर लगता है कि शायद वह रेहान को पसंद भी करती है। इसीलिए जब उसने सिया और रेहान को एक दूसरे के नजदीक देखा, तो वह बहुत ज्यादा जलस हो गई, और शायद इसीलिए उसने इस तरह की ट्रिक इस्तेमाल की। और बाकी लोगों के बारे में शायद ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोगों ने रिद्धिमा की इस हरकत को नोटिस ही नहीं किया था, या फिर नोटिस करक भी वह लोग चुपचाप थे और उन्होंने रिद्धिमा के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। पर सिया की मैनेजर दीपाली 20 साल से भी ज्यादा से इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, इसीलिए रिद्धिमा की यह हरकत दीपाली की आंखों से बच नहीं पाई थी। दीपाली यह बात रेहान के सामने नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि रेहान किस तरह से सोचता है, और यह सब जानने के बाद वह कैसे रिएक्ट करेगा। सिया की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा कि अगर ऐसा है तो तुम लोगों को आपस में बात करनी चाहिए। खैर, फिलहाल के लिए मैं सेट के ऊपर जाकर बाकी चीजें एक बार एग्जामिन कर लेता हूं। और इतना कहकर रेहान वहां से खड़ा होकर चला गया। जब तक रेहान दूर नहीं चला गया, दीपाली बिल्कुल शांत ही खड़ी रही, और उसके जाने के बाद उसने सिया के कानों में धीरे से कहा, मैंने देखा था जो कुछ भी वहां पर हुआ। वदमा जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही है। जरूर उसने तुम्हें और रेहान को बहुत करीब देख लिया होगा, और इसी वजह से जलन और असंतुष्ट से उसने तुम्हारे साथ यह सब कुछ किया। सिया ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, मुझे पता है। जैसे ही दीपाली ने सुना कि सिया पहले से जानती है, तो उसने गुस्सा करते हुए सिया से कहा, अगर तुम सब कुछ जानते पूछते भी कुछ नहीं कहोगी तो मैं पूरे सपोर्ट के ऊपर जाकर सब कुछ सच बता दूंगी। अगर तुम सच नहीं कहोगी तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और इसी तरह तुम्हें परेशान करते रहेंगे, और हो सकता है कि भविष्य में यह लोग तुम्हारे साथ साथ इससे भी ज्यादा गलत करें। सेट के ऊपर कास्ट और बाकी क्रू मेंबर्स के बीच का रिश्ता बहुत ही जटिल होता है, खास करके फीमेल एक्टर्स जो मेन कैरेक्टर और सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही हो। 2 मेन कैरेक्टर रोल प्ले करने वाले एक्टर्स के बीच हर तरह की छुपी हुई साजिशें होती हैं, जो हर वक्त लोगों की गॉसिप का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहती हैं, और वह लोग यह सब इसलिए करते थे ताकि अपने आप को ऊंचाइयों तक लेकर जा सके और खुद के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके जिससे तो पोजीशन पर जाना उनके लिए आसान हो जाए। और ऐसे लोग कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 10 टेक लेने के बाद भी जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी, तो डायरेक्ट नवीन ने सिया को थोड़ी देर आराम करने के लिए कह दिया। क्रू में जितने भी लोग थे, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि सिया अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि वह एक सुपरस्टार है। फिर भी उसे एक सीन शूट करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? कुछ लोगों ने तो वहां पर यह सवाल तक खड़े करने शुरू कर दिए थे कि सच में सिया एक स्पष्टा है भी या नहीं, या लोग बिना वजह से उसे स्पष्टा समझ रहे हैं। वहीं जब सिया रेस्ट करने के लिए सेट के रेस्ट एरिया में आई, तो रेहान ने भी उससे पूछा कि आखिर वह अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। सिया जानती थी कि इन सब के पीछे रिद्धिमा है, पर फिर भी उसने रेहान को कुछ भी सच नहीं बताया और बात को टाल दिया। सिया के साथ साथ उसकी मैनेजर दीपाली ने भी यह सब बातें नोटिस की थी। रेहान के जाने के बाद जब दीपाली ने सिया को कहा कि उसने देखा है यह सब कुछ धिमा ने जानबूझकर किया है और उसे इसके लिए रेहान से बात करनी चाहिए, तो सिया ने साफ साफ मना कर दिया और उसने दीपाली से भी कहा कि वह चुप रहे। सिया जानती थी कि उसे यहां आए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं,
और इस वजह से अगर वह आते ही क्रू मेंबर की बुराई करने लगेगी तो शायद रेहान भी उसे गलत समझने लगे। सिया ने 12 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था और वह सारी फिल्में बहुत ज्यादा हिट रही थी, जिसकी वजह से सिया एक सुपरस्टार बन गई थी। इसीलिए उसे इतना तो पता था यार कि कौन किस तरह से सेट के ऊपर बिहेव करता है और किसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। सिया इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से थी, इसीलिए वह चाहती थी कि वह सब कुछ बहुत ही तरीके से करे। इसीलिए उसने पहले यह पता लगाना सही समझ कि असल में क्रू के पर जितने भी मेंबर हैं उनमें से कौन कौन रिद्धिमा के साथ है और कौन नहीं, और अगर वह रिद्धिमा के खिलाफ कुछ कहती भी है तो कितने लोग उसका साथ देंगे, और यहाँ खड़े लोगों का रिद्धिमा और रेहान के साथ कैसा रिलेशनशिप है। यह सब जानने के बाद ही सिया कोई भी कदम उठाएगी। जैसे ही दीपाली ने देखा कि सिया सब कुछ जानते हुए यह सब कुछ सहन कर रही है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसने डिसाइड कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर सिया को यह सब कुछ और ज्यादा सहन नहीं करने देगी। दीपाली ने बहुत ही शांत होते हुए सिया से कहा, देखो सिया, समझने की कोशिश करो। जब से यह तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हें तुरंत इस बात को सबकी नजरों के सामने लाना चाहिए, वरना लोग तो है परेशान करना अपना हक समझने लगेंगे और इसी तरह तुम्हें परेशान करते रहेंगे। और मैंने सुना है कि रिद्धिमा पहली बार फिल्म में काम कर रही है और पहली ही बार में वह तुम्हारे साथ इस तरह की बच्चों जैसी हरकत कर रही है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खुद को और ज्यादा परेशान करने का मौका रिद्धिमा या किसी और को देना चाहिए। सिया ने एकदम निस्सहाय होते हुए कहा, दीपाली, मैं जानती हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार फिल्म में काम कर रही हूं और मुझे पता नहीं है कि इन सब चीजों से कैसे डील करना है। ये सब चीजें पहले मेरे साथ नहीं हुई हैं। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही इस मामले को संभालना चाहिए अपने तरीके से। सिया की बात सुनकर दीपाली ने टोंट करते हुए कहा, तुम्हें पता है सच में कैसे डील करनी है। अगर ऐसा है ना तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होगी। यह जानकर मुझे लगता है जब से तुमने रेहान को डेट करना शुरू किया है तब से तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ करने लगी हो। तुम पूरे दिन बस रेहान के बारे में ही सोचती रहती हो, बाकी चीजें तुम्हारे लिए अब बिल्कुल मायने नहीं रखती। सही कहा ना? मैंने सिया ने दीपाली से कहा, यह सब कुछ तुम क्या सोच रही हो? इस मूवी में रेहान इन्वेस्टर है और अगर मैं ऐसा कुछ भी करूंगी शायद उसे इन सब बातों से बुरा लगे। दीपाली में हेल्पलेस होते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बेवकूफ हो गई हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कब से इतनी बेवकूफ बन गई थी। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि रेहान की मूवी के अंदर लोग तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। ठीक है, जब तक तुम रेहान की मूवी में काम कर रही हो तब तक मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, पर कम से कम तुम इन लोगों को अपनी ताकत दिखा तो सकती हो ना। तुम एक सुपरस्टार हो, एक क्वीन हो, तो दिखाओ ना कि एक रानी की ताकत क्या होती है। पता नहीं उस विद्मा को क्या लगता है कि वह क्या है। उसे तो कोई अपनी रखल भी ना बनाए और उसे देखकर मुझे एक नौकरानी वाली फीलिंग आती है। वह रेहान की सिर्फ एक क्लासमेट थी और इस वजह से उसे लगता है कि वह जैसे चाहे तुम्हें परेशान कर सकती हो। सिया ने थोड़ा गुस्सा करते हुए दीपाली से कहा, पहले देख लो कहां खड़े हो, अपनी आवाज को थोड़ा धीरे करो, अगर किसी ने सुन लिया तो फालतू में बात बिगड़ जाएगी। सिया की बात सुनकर दीपाली ने अपनी रोबदार आवाज में उससे कहा, मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। यह कोई सही टाइम नहीं है अपनी मासूमियत दिखाने का। अपने स्पष्टा होने का प्रभाव इन लोगों को दिखाओ और इन सब नौकरानी जैसी लड़कियों को दिखा दो एक सेलिब्रिटी की ताकत क्या होती है, और फिर इन लोगों को इनकी असली जगह पर ले जाकर छोड़ दो। दीपाली इस वक्त जिस रोग से बात कर रही थी देखकर सिया को अपनी मां याद आ रही थी। दीपाली को इतना ज्यादा सीरियल देखकर सिया ने उसकी बात मान ली। असल में अभी जो बात हुई थी उसे सिया ने ज्यादा दिल पर नहीं लिया था। यह सब बहुत छोटी मोटी बातें थी और इनके लिए सिया को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा रिद्धिमा इस तरह की बचकानी हरकतें छुपकर ही कर सकती है, क्योंकि सबके सामने ऐसा करने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं है। और अगर रिद्धिमा ने सच में ऐसा करने की हिम्मत कर ली तो वह जानती है कि रेहान उससे बहुत ज्यादा नाराज हो सकता है। री अच्छे से जानती थी कि रेहान अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को मिक्स नहीं करता। सामने रिद्धिमा का व्यवहार सिया के साथ अच्छा नहीं रहा तो शायद रेहान किसी भी तरह से आगे रिद्धिमा को फेवर नहीं करेगा, पर फिलहाल तो रेहान सिया से संतुष्ट नहीं होगा। अगर वह इसी तरह यहां बैठकर आराम करती रहे और उसकी वजह से फिल्म शूट होने में देरी हुई तो कुछ देर आराम करने के बाद सिया फिर से स्टेज के ऊपर चली गई ताकि अपनी शूटिंग शुरू कर सके। रिद्धिमा अभी भी स्टेज पर ही थी। अब जो सीन होने वाला था उसमें भी कुछ मेन लीड फीमेल ही होनी थी।
अभी के लिए डायरेक्टर नवीन के कहने पर उन लोगों को उसी सीन का एक और टेक देना था। सिया इस वक्त बिल्कुल शांत दिख रही थी, पर बाकी लड़कियां थोड़ी सी असंतुष्ट दिख रही थी, क्योंकि जिस दिन को अभी तक डायरेक्टर नवीन को पास कर देना चाहिए था, उसे सिया की वजह से बार बार शूट करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से सभी बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी। वह लड़कियां सिया के आने की वजह से भी नाराज थी। अगर इस सीन के अंदर परफॉर्म नहीं कर रही होती तो यह सीन बिल्कुल भी बुरा नहीं सूट होता। लगभग सभी लड़कियां स्टेज पर आ चुकी थी। तभी डायरेक्टर नवीन ने उन सबको ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, जल्दी से सभी लोग अपनी पोजीशन ले लो। हम पहले ही इस दिन को बहुत बार शूट कर चुके हैं। इस बार हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि यह सीन परफेक्टली शूट हो जाए। सभी ने एक साथ एक आवाज में कहा, ठीक है डायरेक्टर नवीन। सिया ने डायरेक्टर नवीन से कहा, डायरेक्टर नवीन, मैं आपसे वादा करती हूं कि इस बार मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। सिया के कहने के बाद रिद्धिमा ने भी डायरेक्टर नवीन को कहा, आप चिंता मत कीजिए, अब और कोई दिक्कत नहीं होगी। पर सच कहे तो रिद्धिमा अभी भी यही सोच रही थी कि वह और क्या कर सकती है, सिया के साथ और कैसे उसे परेशान करें। रिद्धिमा ने जल्दी से सिया की तरफ देखा, जो बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे सिया उसके बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रही है। यह देखकर रिद्धिमा को खुद पर थोड़ा घमंड हो रहा था। वह सोचने लगी कि चाहे कितनी भी पूरी स्पष्टता क्यों ना हो है, तो वह उनकी जैसी ही। मैंने उसे इतनी बार परेशान किया और उसने बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वह मेरे खिलाफ कुछ बोल सके। लगता है इसे परेशान करना काफी आसान है। असल में बहुत सारे क्रू मेंबर्स ने देखा था कि रिद्धिमा ने सिया के साथ क्या किया था, फिर भी किसी ने भी रिद्धिमा के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि दो लड़कियां आपस में अपने बॉस की वजह से एक दूसरे से जलन महसूस कर रही थी। ऐसे में बाकी लोगों का इस मामले में कुछ भी कहना या बोलना आसान नहीं था, और कायदे से उन दोनों में से किसी के लिए कुछ भी बोलना गलत होगा, उन लोगों के लिए अच्छा होगा अगर वह यह दिखाने की कोशिश करें कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। तभी एक क्रू मेंबर ने धीरे से कहा, रिद्धिमा कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है। यहां सिर्फ एक ही बात है जो सबको समझ आ रही है। उम्मीद है कि इस बार यह शॉट अच्छी से सूट हो जाए और डायरेक्टर इसे पास कर दे। तुम सही कह रहे हो, मैंने बहुत बार एक ही चीज को रिपीट कर लिया है। ये एक्टर्स बिल्कुल नहीं सोचते कि हमारे लिए काम कितना ज्यादा ऊव है और कितना ज्यादा थका देने वाला है। कितनी बार तो हम लोगों ने प्रॉप्स को ही रिसेट कर दिया है। इतने भारी भारी सामान खाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अभी तक सिर्फ डायरेक्टर नवीन और हमारे बॉस रेहान ने ही अभी तक ये सब कुछ नहीं देखा है, वरना वह लोग रिद्धिमा को और ज्यादा अपने मनमानी बिल्कुल नहीं करने देते। ठीक है, पर अपनी आवाज धीरे रखो, उन लोगों को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। डायरेक्टर नवीन ने चिल्लाते हुए अपने कुछ स्टाफ के मेंबर से कहा कि बातें करना बंद करो और शूटिंग शुरू करो। यह सारे लोग आपस में इतनी देर से कानाफूसी कर रहे थे। इस बार शूट में कुछ फाइटिंग के भी सीन थे, जिसमें कुछ फीमेल लीड एक्टर्स भीड़ पर अचानक हुए उत्परर पतियों के हमले से उन्हें बचाने के लिए फाइटिंग सीन करती नजर आएंगी। वैसे तो इसने बहुत हद तक स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर भी रियल में इन फीमेल एक्टर्स को यहां पर फाइटिंग सीन करना पड़ेगा। एक बहुत ही बड़े फाइटिंग सीन में विद्यमा डायरेक्टर नवीन के बताए हुए हिसाब से मूव ना कर उसने एकदम सिया के पास से उसे मूव किया। रिद्धिमा के हाथ में प्रॉप से बना हुआ जो वेपन था, जैसे ही रिद्धिमा ने उसे हवा में अटैक करने के लिए उठाया तो उसने जानबूझकर अपने बगल में खड़ी सिया को नहीं देखा और उस व्यापम को सिया की बॉडी में घुसा दिया। जैसे ही आसपास खड़े लोगों ने यह सीन देखा, सबके मुंह से अलग अलग शब्द निकलने लगे। संभल कर डोंट सिया स्टॉप रिद्धिमा के हाथ में लकड़ी की बनी हुई नकली पिस्तौल थी और उसके सामने की बनी हुई बैनर प्लास्टिक की थी। हालांकि प्लास्टिक की बनी होने के बावजूद भी अगर इसे बहुत दम लगाकर सामने वाले इंसान के ऊपर फेंका जाए तो यह उस इंसान को नुकसान पहुंचा सकती थी। और रिद्धिमा के केस में तो रिद्धिमा जानबूझकर ज्यादा जोर लगाकर उसे सिया की तरफ टारगेट कर रही थी। हालांकि आसपास खड़े लोगों ने समय पर ही आवाज कर दी और सबको सतर्क कर दिया, पर वह लोग उन्हें रोक पाते इसके लिए बहुत दूर खड़े थे। इसीलिए वे लोग बस दूर खड़े खड़े सिया को घायल होते हुए देख सकते थे। यह सब कुछ देखकर सिया की मैनेजर दीपाली भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई। अगर यह निशाना असल का होता तो शायद सिया को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता। हालांकि डायरेक्टर नवीन ने चिल्लाते हुए टाइम पर ही सबको रोक दिया था, पर विद्यमा ने ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसी वह अब अपनी ताकत को रोक नहीं पा रही है, और इसीलिए उसने अपने हाथ में जो वेपन था उससे सिया पर वार कर दिया। एक जोर की आवाज आई
जिससे सभी लोगों का दिल एकदम से घबरा गया, यह सोचकर कि कुछ बहुत गलत हुआ है। सब लोगों को यही लग रहा था कि सिया को बहुत गहरी चोट आई है। पर अगले ही पल सब लोग एकदम से हैरान रह गए, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि सिया का रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट था और इसे देखकर सब लोग डर गए थे। एक बार फिर शूटिंग करने के लिए सिया और विदिमा बाकी सब फीमेल लीड एक्टर्स के साथ स्टेज के ऊपर आ गई थी। यहां पर इन लोगों को एक फाइटिंग सीन शूट करना था जो काफी गहराई से शूट किया जाना था। सिया को एकदम शांत खड़ा देखकर रिद्धिमा को लगने लगा कि वह जैसे चाहे वैसे सिया के साथ व्यवहार कर सकती और उसे परेशान कर सकती है, चाहे जितनी भी बड़ी स्पष्टता क्यों ना हो। सिया आंखें हैं तो उन जैसी ही। वहीं दूसरी तरफ सिया के दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था, क्योंकि इतना तो पक्का था कि सिया बार बार रिद्धिमा को अपने साथ गलत करने नहीं दे सकती थी। पर अब वह क्या करेगी, यह बात ना रिद्धिमा जानती थी और ना ही वहां खड़े बाकी लोग। सिया की मैनेजर दीपाली ने सिया से कह दिया था कि वह हर हाल में रिद्धिमा को मजा चखा और उसे बताएं कि एक स्पष्टता की ताकत क्या होती है। सेट पर क्रू के सभी लोगों ने रिद्धिमा को सिया के साथ गल करते हुए देखा था, पर किसी ने भी रिद्धिमा के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। सभी लोग ऐसे दिखा रहे थे जैसे भी कुछ पता ही नहीं है, जबकि सिर्फ रेहान और डायरेक्टर नवीन ही ऐसे थे जिन्हें सच में नहीं पता था कि यदि मन जानबूझकर यह सब कुछ किया था। इस वक्त जो फाइटिंग सीन शूट हो रहा था उसमें जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वह नकली प्रॉप से बने हुए थे। पर रिद्धिमा ने डायरेक्टर नवीन के मना करने के बाद भी उस प्रॉप को इस तरीके से फेंका कि वह सीधा जाकर सिया के ऊपर लगा। और उसके बाद रिद्धिमा इस तरह दिखाने लगी जैसे वह शूटिंग में इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसने जानबूझकर सिया पर वह हथियार नहीं फेंका था। जैसे ही वह हथियार सिया के ऊपर गिरा, उससे बहुत तेज आवाज आई और सभी लोगों के दिल एकदम से दहल उठे। सबको लग रहा था कि सिया को बहुत गहरी चोट लगी होगी, पर जैसे ही उन लोगों ने कुछ पल के बाद अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर सब लोग एकदम हैरान रह गए। उन लोगों ने देखा कि जैसे ही लकड़ी का बना वह हथियार सिया को लगने वाला था तो उसने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। सिया ने गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए लकड़ी के बने उस हथियार को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी से जोर से मारकर वहीं पर खंडहर कर दिया। हथियार टूटते हुए उसके टुकड़े हवा में तैर रहे थे। जब रिद्धिमा ने यह नजारा देखा तो वह एकदम से हैरान रह गई और आसपास खड़े बाकी लोग भी एकदम शॉक रह गए। यह नकली का हथियार बहुत ही पक्की और मजबूत लकड़ी का बना हुआ था, जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं था और हाथों से तो तोड़ना मुमकिन था ही नहीं, बल्कि जब इस हथियार को कुल्हाड़ी से तोड़ा जाता है तो उसमें भी लगभग आधा दिन लग जाता है, जबकि सिया ने तो इसे एक पंच मार करके तोड़ दिया था। यह सब कुछ देखकर रिद्धिमा इतना ज्यादा डर गई थी कि उसने अपने कदम पीछे खींचते हुए वहां ग्राउंड में जाकर बैठ गई। वहां खड़े लोग सभी एक दूसरे को बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। लोगों ने फिर से एक दूसरे के साथ कानाफूसी करनी शुरू कर दी थी। यह क्या था? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। यह शायद चीजों को खुद ही इमेज कर रहा हूं। हे भगवान, इतनी मोटी लकड़ी जिसे ठीक से पकड़ भी नहीं सकते, उसे इसने एक पंच मारकर तोड़ दिया क्या? आई बाबा, सच में सिया इतनी अच्छी है? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। यह सारा नजारा तब जाकर और ज्यादा शॉकिंग हो गया जब लोगों ने देखा कि सिया को भी चोट लगी है। किसने सोचा था कि एक सुपरस्टार जो हमेशा एक कंफर्टेबल लाइफ जीती है वह सच में इतनी पावरफुल हो सकती है? शुरू से लेकर लास्ट तक सिया के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुए। लकड़ी का वह आश इतना भारी टुकड़ा तोड़ने के बाद उसने धीरे से फिर से खुद को नॉर्मल किया और अपने हाथ को हल्का हल्का सहलाने लगी। और इतनी तेज पंच मारने के बाद भी उसके हाथ पर या उंगलियों पर हल्का सा भी लाल निशान नहीं हुआ था। जैसे ही दीपाली ने यह सब कुछ देखा उसने चिल्लाते हुए इसे पूछा, सिया क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? सिया को इस तरह देखकर दीपाली बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जैसे ही रेहान ने यह सब कुछ देखा वह भागता हुआ सिया की तरफ आया और परेशान होते हुए पूछा, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? तुम एक बार डॉक्टर से कंसर्न कर लो। सिया ने मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, मैं ठीक हूं, परेशान मत हो। रेहान ने सिया की बातों पर विश्वास ना करते हुए उससे कहा, तुम कैसे ठीक हो सकती हो? वह बहुत मोटी लकड़ी से बना हुआ था। सिया ने फिर से रेहान को शांत करवाते हुए कहा, मैं सच में ठीक हूं रेहान, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या तुम भूल गए? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कराटे ब्लैक बेल्ट चैंपियन हूं।
और इतना कहकर सिया ने अपना हाथ रेहान को दिखाते हुए उसे दिलासा दिया। उसने रिद्धिमा को भी बहुत प्राउडली अपना हाथ दिखाया। रेहान कुछ देर के लिए एकदम हैरान रह गया था, जब तक उसे याद आया कि सिया की बोट रेहान की बोट से टकराई थी। उसने बहुत ही अचंभे के साथ कहा, हाँ तुमने बताया था, पर मेरे दिमाग से निकल गया था। सिया ने अपनी मैनेजर दीपाली को भी फिर से विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं सच में ठीक हूं। दीपाली तुम भूल गई, मैं अभी भी कराटे की प्रैक्टिस करती हूं। जब रेहान ने देखा कि सिया सच में एकदम सही है, तब जाकर उसने चैन की सांस ली और उसके बाद पीछे की तरफ मुड़कर गुस्से से रिद्धिमा की तरफ देखकर उससे कहा, अभी अभी जो हुआ वह सब क्या था? तुम इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हो? रेहान को नहीं पता था कि रिद्धिमा ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म के दौरान बाकी जो एक्सीडेंट होते हैं यह भी उसके जैसा ही था, खास तौर पर जब यह फाइटिंग सीन हो। अगर यह लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर भी लेते तो भी इस तरह की घटना कभी भी अचानक हो सकती थी। रिद्धिमा बहुत ज्यादा खराब हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी की हुई औरत को रेहान माफ नहीं करेगा। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि सिया इतनी छुपे रुस्तम निकलेगी। रिद्धिमा और सिया दोनों का ही वेट और हाइट लगभग बराबर ही थे, पर अगर सिया की जगह रिद्धिमा होती तो वह कभी भी इसे तोड़ नहीं पाती, बल्कि उसका तो हाथ फ्रैक्चर और हो जाता। जब रेहान ने उससे पूछा कि वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, तो उसका खुद को दोष देने का कोई इरादा नहीं था, पर वह अपने मन में सोच रही थी कि उसने अभी अभी जो किया वह शायद थोड़ा ज्यादा हो गया था। अब रिद्धिमा को अपनी गलती पर थोड़ा अफसोस हो रहा था। अगर सिया इतनी मजबूत नहीं होती तो शायद उसकी हरकत की वजह से सिया कब का घायल हो चुकी होती। रिद्धिमा ने थोड़ा सा ड्रामा करते हुए रेहान से कहा, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि जब मैं सीन शूट करते वक्त एकदम से मुड़ूंगी तो मैं सीन में इतना ज्यादा खोई रहूंगी कि वह प्रोत साथ मेरे हाथ से छूट जाएगा और यह सब कुछ हो जाएगा। इतना कहने के बाद रिद्धिमा अपनी जगह से खड़े होते हुए सिया से कहने लगी, मुझे माफ कर दो सिया, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। रिद्धिमा की बात सुनकर सिया उसे एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कुछ देर के लिए घूरती रही, जब तक सिया का दिल भर नहीं गया, और उसके बाद हंसते हुए उसे कहने लगी, कोई बात नहीं, इस तरह की चीजें कई बार हो जाती हैं। मुझे कोई चोट नहीं लगी है और मैं घायल भी नहीं हुई हूं, इसीलिए मैं इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लूंगी। सिया की बात सुनकर रिद्धिमा ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए सिया को थैंक यू कहा। जब रेहान ने देखा कि सिया और रिद्धिमा की बातचीत पूरी हो गई है और सिया ने जो कुछ भी हुआ उसके लिए रिद्धिमा को दोष नहीं दिया है, तो रेहान ने उनसे कहा, कुछ देर के लिए हम लोग यह शूटिंग रोक देते हैं। सिया तुम जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए गर्म तेल ले आता हूं। तुम अपने हाथ पर उसकी मालिश कर लेना, तुम्हारा हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना कहकर काते सिया का हाथ पकड़कर उसे रेस्टिंग एरिया की तरफ अपने साथ ले गया। सिया ने रेहान का विरोध नहीं किया और चुपचाप उसके साथ उसके पीछे पीछे चली गई। जब रिद्धिमा ने सिया को रेहान के इतने करीब देखा तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसे अब और ज्यादा बुरा लग रहा था। रिद्धिमा अपने मन में सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या है इस सिया के अंदर। सिया ने पूरी तरह तुम्हारे ऊपर अधिकार कर लिया है रेहान। मैं उस वक्त इस तरह ग्राउंड पर नीचे बैठ गई थी और खड़ी नहीं हुई थी। मुझे यह भी नहीं पता कि अपना ख्याल कैसे रखा जाता है। पूरा प्रोडक्शन क्रू इस घटना की वजह से कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। इस दौरान बहुत सारे क्रू मेंबर्स अभी अभी जो हुआ उसे बहुत ही एक्साइटेड होकर एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रही थी। खास करके वो छोटे सेलिब्रिटी, वो बहुत ज्यादा खुश थे कि सिया के साथ वे लोग काम कर रहे हैं। हे, मैंने अभी देखा कि तुम उस वक्त अपने फोन से फोटो खींच रहे थे। क्या तुमने उस वक्त की फोटो खींची है जब सिया उस वुडन गन को तोड़ रही थी? हाँ, मैं बहुत ज्यादा किस्मत वाला था। मैं सच में हमारे क्रू के दिल्ली के काम को अपने फोन में फिल्म करना या कैप्चर करना पसंद करता हूं, पर किसने सोचा था कि मैं एक दिन अपने फोन में इतना जादू से बुरा हुआ सीन कैप्चर कर करूंगा। हे, जल्दी करो, मुझे भी ये वीडियो शेयर करो। नहीं, पहले मुझे शेयर करो। इस तरह का शॉकिंग सीन मेरे फोन में जरूर सेव होना चाहिए। यह बहुत ही अमेजिंग है। हम लोग बाद में बॉस से पूछेंगे। हम ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड नहीं कर सकते। अगर हम ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करेंगे तो जरूर ये वीडियो पूरे मीडिया में हेडलाइन बन जाएगा। ये तो तुमने सही कहा, ये जरूर हेडलाइन बन जाएगा। किसने सोचा था कि सिया इतनी ज्यादा ताकतवर होगी। वहीं दूसरी तरफ नौ ने अपने मेडिकल बॉक्स से वह ओनल निकाला जो खास कर क्रू मेंबर्स ने बनाया गया था, और उस बोतल में से तेल लेकर रेहान खुद ही धीरे धीरे सिया के हाथों पर उसे लगाने लगा। रेहान यह सब कुछ बहुत ध्यान से कर रहा था।
उसे डर था कि कहीं सिया को बिल्कुल भी दर्द ना हो जाए। रेहान ने फिर से सिया से थोड़ा सा परेशान होते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में हॉस्पिटल नहीं जाना है? यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हारे हाथ में किसी भी तरह की अंदरूनी चोट लगी होगी। तो सिया ने मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, मैं सच में सही हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं फिर से तुम्हें तोड़कर दिखा सकती हूं। और इतना कहकर सिया ने अपना हाथ हवा में लहरा दिया। सिया को ऐसा करता देखकर रेहान ने तुरंत उसे रोक दिया और उससे कहा, नहीं ठीक है, मुझे है तुम पर विश्वास। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी ज्यादा ताकतवर होगी। मुझे लगा था कि मेरे आसपास जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से सिर्फ मैगी ही ऐसा कर सकती है। तभी सिया ने थोड़ा हैरानी से बोला, मैगी भी बहुत ताकतवर है? रेहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। एक ऐसी जिसे मित्तल फैमिली ने बचपन से ट्रेन किया है। क्या वह एक लकड़ी के गट्टे को नहीं तोड़ पाएगी? मैगी तो स्टील के पाइप तक को बैंड कर सकती है। हालांकि मैगी कभी भी अपनी ताकत को बिना वजह नहीं दिखाती थी, बल्कि उसे देखकर ऐसा ही लगता था कि यह काफी कमजोर लड़की है। बाकी लोग यह ना जान सके कि वह कितनी ज्यादा ताकतवर है। इसका एक कारण यह भी था कि जो लोग रेहान को लेकर अच्छे विचार नहीं रखते थे, मैगी उन लोगों से डील करने के लिए भी काफी थी। रेहान यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि डायरेक्टर नवीन भागे भागे की तरफ आ रहे हैं। वह पूरी तरह ठंडे पसीने से लथपथ है। डायरेक्टर नवीन ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, रेहान रेहान मिसिया, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी लापरवाही की वजह से आपको चोट लगी है। क्या आप ठीक हैं? डायरेक्टर नवीन बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि यह छोटी बात नहीं थी। अगर सिया को सच में कुछ हो जाता तो हो सकता था कि मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए। जैसे ही सिया ने रिद्धिमा के एक्शन का इतना हाई रिएक्शन दिया तो वहां खड़े सभी लोग एकदम हैरान रह गए। किसी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था। सब लोग बस अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से अभी अभी जो सिया ने किया था उसे देखे जा रहे थे। इस समय रिद्धिमा तो सिया का यह स्टंट देखकर इतना डर गई थी कि उसने अपने पैर पीछे ले लिए और पास ही के ग्राउंड में जमीन पर बैठ गई। हैरानी से उससे तो कुछ बोला तो नहीं जा रहा था। जब रेहान ने यह सब कुछ देखा तो उसने बहुत घबराकर सिया से हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, पर सिया ने साफ मना कर दिया, यह कहकर कि वह बिल्कुल ठीक है। जब रेहान ने रिद्धिमा को थोड़ा गुस्सा करते हुए उसकी लापरवाही के लिए डांटा तो रिद्धिमा ने इस तरह से एक्ट किया जैसे सब कुछ बिल्कुल अनजाने में हुआ था और उसे कोई आइडिया नहीं था। सिया कराटे ब्लैक बेल्ट में एक स्पोर्ट थी, यह बात कोई नहीं जानता था। और जब यह बात सबके सामने आई तो वहां खड़े सभी लोग जब तक अपना मुंह खोलकर और आंखें बाहर निकालकर हैरानी से सिया की तरफ देख रहे थे। रेहान बार बार सिया को हॉस्पिटल जाने के लिए कह रहा था और जब सिया नहीं मानी तब रेहान ने बातों में उसे बताया कि उसे लगता था कि सिर्फ मैगी ही यह सब कुछ कर सकती है। जितनी भी लड़कियां उसके आसपास हैं उन सब में सिर्फ मैगी ही यह सब जानती हो। मैजिक देखने में बहुत दुबली पतली लगती थी, पर असल में मित्तल परिवार ने ही बचपन से उसे ट्रेन किया था। इसकी वजह से मैगी लगभग हर काम करना जानती थी। कुछ देर बाद डायरेक्टर नवीन भागे भागे रेहान और सिया के पास आए। उनके माथे पर ठंडा पसीना आया हुआ था और वह काफी डरे और सहमे हुए लग रहे थे। डायरेक्टर नवीन ने सिया और रेहान से माफी मांगी और अभी जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार खुद को ठहराया। डायरेक्टर नवीन सिर्फ इसीलिए घबराए हुए नहीं थे क्योंकि सिया एक सुपरस्टार थी, बल्कि एक सुपरस्टार होने के साथ साथ सिया अब रेहान की अनकही गर्लफ्रेंड भी थी। और जो बार डायरेक्टर नवीन को सबसे ज्यादा डरा रही थी वह यह थी कि जब यह एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त रेहान भी सेट के ऊपर ही था और पूरे सेट की जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है। इसीलिए सिया के साथ जो हुआ उसके लिए डायरेक्टर नवीन अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते थे। डायरेक्टर नवीन को इतना घबराया हुआ देखकर सिया ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, डायरेक्टर नवीन, आप शांत हो जाएं। मैं बिल्कुल सही हूं मेरे बारे में सोचने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। सिया ने भले ही कुछ नहीं कहा था और रेहान अभी भी थोड़ा सा नाराज था। उसने थोड़ा गंभीर होते हुए डायरेक्टर नवीन से कहा, डायरेक्टर नवीन, भविष्य में आपको और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जब भी आप शूटिंग करें, खासकर कर इस तरह की डेंजर और खतरनाक सीन की शूटिंग करते वक्त आपको पहले सभी एक्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करवानी होगी और उन्हें एक दूसरे के साथ थोड़ा घुलने मिलने देना होगा ताकि वह लोग दोबारा ऐसी गलती ना करें। रेहान यह बातें सिर्फ सिया के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि क्रू में और भी बहुत सारे लोग थे और अगर भविष्य में फिर से ऐसा कुछ होता है तो पता नहीं कैसे चोट लग जाए।
इसीलिए रेहान यह सब कुछ दोबारा नहीं देखना चाहता था। रेहान की बात सुनकर डायरेक्टर नवीन ने तुरंत हां भरते हुए कहा, जी रेहान, आप सही कह रहे हैं। भविष्य में मुझे और ज्यादा सतर्क रहना होगा ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। डायरेक्टर नवीन ने थोड़ा सा घबराते हुए रेहान से कहा, रेहान, मैं शूटिंग के प्लान में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहता हूं। रेहान को कुछ समझ नहीं आया और उसने हैरान होते हुए पूछा, कैसा एडजस्टमेंट? डायरेक्टर नवीन ने रेहान को समझाते हुए कहा, जी रेहान, मैं खतरनाक सीन को थोड़ा सा बदलना चाहता हूं सेट के ऊपर। जो फिल्म क्रू मेंबर्स हैं, उन्हें अपनी भी फिल्म के अंदर सेफ्टी और प्रोटेक्शन का ज्ञान उतना नहीं है। इसीलिए उन लोगों को भी यह सब कुछ सीखना होगा और यह लोग अगले कुछ दिनों में ऐसे सीन शूट करेंगे जो ज्यादा जरूरी नहीं है। रेहान को डायरेक्टर नवीन की बात सही लगी। उसने अपनी गर्दन हां में हिलाते हुए कहा, आपका आइडिया अच्छा है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे करें। डायरेक्टर नवीन ने रेहान की बात पर हामी भरी और इसके बाद वहां से चले गए। अब डायरेक्टर नवीन किसी भी तरह की और कोई गलती नहीं कर सकते थे। पहले प्रोडक्शन टीम में ज्यादा सेलिब्रिटी नहीं थे, इसीलिए डायरेक्टर नवीन को सेफ्टी की इतनी ज्यादा चिंता नहीं थी। पर अब बात अलग थी। सिया भी हमारी टीम के साथ जुड़ चुकी थी और वह वर्ल्ड की टॉप स्टार में से एक थी और उसकी स्किन के ऊपर अगर हल्की सी खरोच भी आ गई तो फिर यह बहुत बड़ी मीडिया की खबर बन जाएगी। और जहां तक डायरेक्टर नवीन देख सकते थे, सिया अब रेहान की गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए डायरेक्टर नवीन को कुछ भी काम करने से पहले सिया के साथ ही ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। इसीलिए डायरेक्टर नवीन ने डिसाइड किया कि वह सभी मैन लीड कैरेक्टर की शूटिंग को रुकवा देंगे और ज्यादा जरूरी सीन जो नहीं है उसे शूट करेंगे ताकि तब तक ये लोग और ज्यादा प्रैक्टिस कर ले। वहीं दूसरी तरफ सिया ने रेहान से कहा, मुझे यहां आए हुए एक ही दिन हुआ है और इतनी सी बात के लिए तुम मुझे एक दिन की छुट्टी दे रहे हो। मैं कोई खस्ता हाल स्टार नहीं हूं जिसे हर बात पर आराम चाहिए। सिया ने जिस टोन में बात की थी बहुत ही ज्यादा स्वीट थी, पर थोड़ी सी असंतुष्ट थी। उसकी क्यूटनेस देखकर रेहान के चेहरे पर भी हंसी आ गई और उसने मुस्कुराते हुए सिया से कहा, खुद की सेफ्टी के लिए ध्यान देना कोई गलत बात नहीं है। किस्मत से आज बहुत छोटी बात थी, पर अगर यह कोई बड़ा एक्सीडेंट होता तो शायद तुम्हें पछतावा करने तक का मौका नहीं मिलता और फिर तुम मेरे लिए फिल्म में काम कर रही हो, तो मैं तुम्हें किसी भी तरह परेशान कैसे होने दे सकता हूं। सिया का दिल बहुत अच्छा था। जब उसने रेहान की इतनी प्यार भरी और फिक्र भरी बातें सुनी तो उसका चेहरा थोड़ा सा गुलाबी हो गया और वह शर्माते हुए बोली, ठीक है। तभी कुछ सेलिब्रिटी रेहान के सामने एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। उन लोगों को बचाने के लिए रेहान ने उनसे पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? तभी उनमें से एक ने कहा, बॉस, हमने वह वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें सिया उस लकड़ी को अपने एक पंच से तोड़ देती है, तो हम आपसे यह पूछना चाहते थे अगर आप यह वीडियो हमें इंटरनेट पर अपलोड करने दे। रेहान ने कुछ भी नहीं कहा पर सिया की तरफ देखा, यह जानने के लिए कि वह क्या सोचती है। सिया ने अपनी गर्दन हां में हिलाते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं है। सिया की सहमति मिल जाने के बाद रेहान ने उन बाकी सेलिब्रिटी की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुम लोग वीडियो शेयर कर सकते हो, पर ध्यान रहे कि मूवी के प्लॉट के बारे में ज्यादा कुछ रिवील मत करना। सामान्य तौर पर अगर यह बात कही जाए तो एक मूवी को रिलीज होने से पहले बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है और उसे लोगों के सामने ज्यादा आने नहीं दिया जाता है। यह इसलिए भी किया जाता था ताकि मूवी का जो मैन प्लॉट होता है, जिसके ऊपर पूरी मूवी बनाई जाती है, जिसे हम कहानी भी कह सकते हैं, वह पहले से ही लोगों तक ना पहुंच जाए, वरना फिल्म रिलीज होने के बाद लोग बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। रेहान की बात सुनकर सभी लोगों ने एक साथ कहा, हम समझ गए। कुछ सेलिब्रिटी यहां पर ऐसे थे जिन्हें वीडियो अपलोड करने से पहले जो रूल होते हैं उनके बारे में पता था। अगर उन लोगों को वीडियो अपलोड करना है तो पहले उन्हें फिल्म के हिस्से को उसमें से हटाना होगा। सिया की परमिशन मिलने के बाद जो सेलिब्रिटी वहां आए थे, वह सभी लोग बहुत खुश होते हुए वहां से जल्दी से वापस चले गए ताकि वीडियो को कट पेस्ट कर इंटरनेट पर अपलोड कर सके। जब रेहान ने उन लोगों को इतनी सी बात पर इतना खुश होते हुए जाते हुए देखा तो उसने उनके बचपन पर नासमझी से अपना सिर हिला दिया और फिर सिया को देखते हुए कहा, लगता है इस बार बहुत बड़ी न्यूज और हेडलाइन बनने वाली है। सिया ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखते हुए रेहान की बात पर धीरे धीरे हंसना शुरू कर दिया और उसके बाद एकदम से रेहान से कहा, तुम्हारी मूवी के लिए एक हॉट टॉपिक बनाने के लिए मैंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इसके लिए कोई इनाम देना चाहिए?
सिया की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, इनाम। यह कहते हुए रेहान ने सिया की उस खूबसूरत मुस्कान को देखा और एक सेकंड के लिए कुछ सोच लगा और फिर रेहान ने थोड़ा सी बेशर्मी से कहा, रात को सोते वक्त मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं वजार फैबियाना, इनाम लेकर तुम जरूर खुश हो जाओगी। रेहान की बात सुनकर सिया का चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया। रेहान ने अभी अभी जो बात कही थी वह बिल्कुल सीधी और सपाट थी। सिया ने शर्माते हुआ रेहान से कहा, जाओ, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। दीपाली, जो रेहान और सिया के पास ही थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, जब उसने इन दोनों को ऐसे एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा तो वो एकदम से कहीं हो गई पास्ट में सिया, जब वह अपने एक्सक्लूसिव मैनेजर के साथ फिल्म कर रही थी, वह हमेशा दीपाली के साथ ही अपने रेस्ट एरिया में रहती थी। पर अब रेहान आ गया है, इसलिए दीपाली को हमेशा साइड में खड़ा रहना पड़ता है। इस बात ने सिया की दीपाली को कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दिया था। हमेशा सिया के साथ रहने वाली दीपाली अब चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। इस वक्त दीपाली को इस तरह की फीलिंग आ रही थी जैसे उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है और शादी कर रही है। सिया को दवाई देने के बाद ने दवाई की बॉक्स साइड में रख दिया और सिया से कहा, अब कुछ दिन तुम्हें सिर्फ आराम करना है और कोई भी ज्यादा शूटिंग वगैरह नहीं करनी है। जब तुम बोर हो रही हो तो क्या तुम्हें खेलने के लिए कोई चीज चाहिए? सिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पहले मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती थी और मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, पर अब अचानक के पास करने के लिए कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता होता था कि मुझे कुछ करना है, पर अब इन दिनों में कोई काम नहीं कर सकती और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या करूं। पर अब मैं जब से तुम्हारे साथ हूं तो शायद मुझे टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। सिया की बात सुनकर रेहान ने कुछ देर के लिए सोचा कि उसे खुद ही नहीं पता कि वह अपने खाली टाइम में क्या करें। पहले जब वह सेट के ऊपर नहीं आया था तब वह अपने होटल के रूम में दोपहर तक सोता रहता था और जब जग जाता था तब अपना टाइम पास करने के लिए कंप्यूटर पर गेम खेला करता था। अगर वह अकेले अपने हिसाब से अपना टाइम पास करें तो इसमें उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर अब सिया भी उसके साथ थी और वह इतनी बड़ी सुपरस्टार को अपने साथ कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए नहीं कह सकता था। इसी बारे में सोचते सोचते रेहान 1 मिनट के लिए हैरान होते हुए खुद से ही बोला, अगर ऐसा होता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सुपरस्टार के साथ गेम खेलना आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और आजकल तो बहुत सारे लोगों को सपना होता है कि वह एक सुपरस्टार, खास कर सिया जैसी के साथ गेम खेले। जब से रेहान ने सिया के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना शुरू किया है तब से उसे ऐसा लगने लगा है जैसे वह आजकल बहुत सारी चीजें करने लगा है। अगर वह अकेले सोता तो वह कभी ऐसा नहीं करता, चाहे वह कोई भी लड़की हो। एक सुपर बुटी के साथ रहना कोई छोटी बात नहीं है। और फिर रेहान कोई संत महात्मा तो था नहीं, ऐसी बहुत सी इच्छाएं थीं जिन्हें वह पूरी करना चाहता था। हालांकि पहले मैगी हमेशा उसके साथ रहती थी, पर फिर भी मैगी उसकी बॉडीगार्ड थी। रेहान अपना चेहरा एक तरफ नहीं कर सका और उसने खुद से कहा कि वह सिया के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा। सिया कुछ अलग थी। जब रेहान और सिया का रिश्ता नहीं बना था तब तक रेहान सिया के साथ इतना ज्यादा मिलनसार नहीं था, पर जब से उन दोनों का रिश्ता बना है तब से कुछ भी करना नॉर्मल है और रिश्ते में ईमानदारी होना भी तो जरूरी थी। एक तरफ डायरेक्टर नवीन अपने बॉस की गर्लफ्रेंड को चोट लगने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि कहीं रेहान उनसे नाराज ना हो जाए, पर रेहान और सिया ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, जिससे डायरेक्टर नवीन की सांस में सांस आए। वही जब उन स्मॉल सेलिब्रिटीज को सिया का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने की परमिशन मिल गई तो वह लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ सिया और रेहान का रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत हो रहा था। रेहान को भी सिया पसंद आने लगी थी और वह भी खुलकर सिया से बातें करने लगा था और अपने रिश्ते को शायद कहीं ना कहीं मानने भी लगा था। हमेशा रिश्तों से दूर भागने वाला रेहान अब वह फाइनली सोचने लगा था कि वह कोई संत या महात्मा नहीं है, उसे भी अपनी जिंदगी पूरे आराम से काटनी है। हालांकि अभी तक सिया और रेहान ने खुद ही अपने रिश्ते को खुलकर कबूल नहीं किया है, पर कहीं ना कहीं यह एक सामरिक समझौता था कि वे दूसरे लोगों के सामने हमेशा ऐसा दिखाते थे जैसे वह कोई कपल हैं। सिया भी थोड़ी सेंसिबल थी और इसीलिए उसने अपनी फीलिंगलेस की वजह से यह रिश्ता कहीं ना कहीं दोनों की मंजूरी से था, पर दोनों ही नहीं जानते थे। क्योंकि सिया जानती थी कि रेहान अभी भी इस रिश्ते को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं और फिर बहुत सारी लड़कियां हैं जो रेहान को पसंद करती हैं। इसीलिए रेहान पर इतनी जल्दी फाइनल डिसीजन लेने के लिए दबाव बनाना बिल्कुल सही नहीं होगा।
रेहान ने सिया से पूछा, पिछली बार मेरी वजह से तुम्हारी बोट क्रैश हो गई थी और जिसकी वजह से तुम उस वक्त चीक से घूम भी नहीं पाई थी। कैसा रहे अगर मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए समुद्र में घूमने के जाऊं? सिया ने कुछ देर सोचा और फिर रेहान से कहा, हम ठीक है, पर हम लोग ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हमें शूटिंग में देर नहीं करनी है। रेहान ने कहा ही था कि ठीक है। लेट रेहान अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा और फोन पर अमन का कॉल आया था। रेहान ने अमन का फोन देखकर जल्दी से फोन उठाया और उससे पूछा, अमन क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? अमन ने बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा, यंग मास्टर रेहान, क्या आप आज रात होने वाली ऑनक्शन एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेहान को अमन की बात समझ नहीं आई और उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, ऑनक्शन एसोसिएशन? अमन ने थोड़ा उसे एक्सप्लेन करते हुए बताया, यस यंग मास्टर, वहां बहुत मजा आता है। इस ऑनक्शन के अंदर बहुत सारे रेयर आइटम्स होते हैं। रेहान को भी इस बात में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। उसने कंफर्म करते हुए अमन से पूछा, क्या सच में वहां ऐसा कुछ होता है? जैसे ही रेहान को पता चला कि ऑनक्शन एसोसिएशन क्या है, तो अमन के बताने के बाद रेहान भी वहां जाने के लिए राजी हो गया और सोचने लगा कि एक बार वहां जाकर देखना चाहिए। होने वाली इस ऑक्शन एसोसिएशन के अंदर कोई सामान्य एंटीक पीस नहीं होते थे, बल्कि इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के बहुत ही कम पाई जाने वाले एंटीक और रेयर चीजें होती थी। जैसा कि अमन ने अभी अभी बताया, वहां पर सिर्फ एक ही चीज ऐसी नहीं थी जिसे खरीदा जा सकता था, बल्कि वहां पर बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी जिससे लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत हद तक सेटिस्फाई हो जाती है। रेहान को थोड़ा बोरिंग भी लग रहा था क्योंकि उसे लगा कि शायद वहां पर फन जैसा कुछ नहीं होगा, पर आखिर में उसे वहां जाना ही पड़ा। इस ऑप्शन एसोसिएशन का कोई एग्जैक्ट के स्पेसिफिक नेम नहीं था और इसे खुले समुद्र में एक क्रूज शिप के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया था और इस ऑनक्शन एसोसिएशन की लोकेशन कभी भी फिक्स नहीं होती थी। इसे हर बार अलग अलग जगह पर रखा जाता था और इस बार यह ऑक्शन हेजो के पास के एक समंदर में रखी गई थी। असल में यह मेरी देवी ने मुझे एकदम हैरान कर दिया। यहां बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इस वीडियो की सच्चाई पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि एक कोई फेक वीडियो है, यह वीडियो फेक है। मैंने सच कहा ना, यह कैसे हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी इस तरह का स्टंट कर दे? मुझे तो लगता है यह सब कुछ स्पेशल इफेक्ट का कमाल है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि सिया इतने बड़े लकड़ी के गधे को तोड़ सकती है। हो ना हो तुम सही कह रहे हो, यह जरूर कोई नकली वीडियो है। हो सकता है ये लोग अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए ऐसा कर रहे हो। ये डूम्सडे लीजन फिल्म वाले अपनी मूवी को पब्लिसिटी देने के लिए सच में कुछ भी कर सकते हैं। पहले उन 2000 ब्लैक सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करना और अब सिया से यह स्टंट करवाना, यह सब कुछ सिर्फ मीडिया में आने के लिए कर रहे हैं। अगर यह लोग कोई अच्छी फिल्म नहीं बना सकते तो इसी तरह से उल्टी सीधी चीजें कर अपनी फिल्म को प्रमोट करेंगे। सिया बहुत ज्यादा कमजोर और सॉफ्ट दिखाई देती हैं। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह सच में यह सब कुछ कर सकते हैं, और अगर उसने सच में ऐसा किया है तो जरूर उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया होगा। जो लोग इस वीडियो की सच्चाई पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उनकी बातों में भी काफी हद तक सेंस था, क्योंकि असली जो लकड़ी होती है उसे इस तरह से इतनी आसानी से नहीं काटा जा सकता है, और यहां तक मार्शल आर्टिस्ट भी ये कर दें। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, खास करके बिना किसी प्रिपरेशन के। और फिर इस वीडियो के अंदर तो साफ साफ दिख रहा है कि सिया बिल्कुल भी तैयार नहीं थी ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए, और जैसे ही यह लकड़ी उसके पास आई, उसने अचानक से इसे तोड़ दिया, वह भी एक ही पंच में। और शायद यही बात ज्यादातर लोगों को इस वीडियो के ऊपर विश्वास नहीं करने दे रही थी। हालांकि इन सारे लोगों की बातों को दरकिनार करके जिन स्मॉल सेलिब्रिटीज ने इन वीडियोस को अपलोड किया था, उन लोगों ने खुद इस बात की गारंटी दी थी, और साथ ही साथ अपनी इज्जत भी उन लोगों ने दौड़ लगाई थी। और उन लोगों ने बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के इस वीडियो को अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड किया था। अगर यह सेलिब्रिटी किसी भी तरह का फेक वीडियो अपलोड करते तो कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलर पर भी सवाल खड़े हो सकते थे। भले ही सिया जितने ना सही, पर यह लोग लोगों के बीच अपनी पहचान रखते थे, इसीलिए इन लोगों ने बिना किसी फैक्ट्री एकदम रियल वीडियो अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। एक हाथ की तरफ कुछ लोग इसे मान रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी इन सब पर शक कर रहे थे, और शायद इसी वजह से इन लोगों के बीच जब इस बात पर बहस छिड़ी तो यह वीडियो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, और जल्दी ही यह एक हेडलाइन बन गया। सिर्फ एंटरटेनमेंट स्किल की वेबसाइट ही इस वीडियो के बारे में डिस्कस नहीं कर रही थी,
बल्कि पूरा इंटरनेट ही इस वीडियो को डिस्कस कर रहा था। आखिर सिया एक वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी है और यह वीडियो इसके ऊपर सिर्फ देश में ही चर्चा नहीं हो रही थी, बल्कि देश के बाहर भी इस वीडियो की सच्चाई के ऊपर लोग बहस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्काई फज का लीड एक्टर अर्जुन इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा था, क्योंकि वह पूरी कंट्री में नंबर 1 यंग और हैंडसम स्टार था और फिलहाल स्काई फज के लिए 400 मिलियन रब के प्रोडक्शन की फिल्म में काम कर रहा था। पर फिर भी उसकी पॉपुलर बिल्कुल भी इतनी नहीं थी जितनी आए दिन डूम्सडे लीजेंड क्रू मेंबर्स किसी ना किसी वजह से हर दिन ही हेडलाइन बनाते रहते थे। नंबर 1 सेलिब्रेट होने की वजह से आए दिन अर्जुन बहुत सारी एंटरटेनमेंट वेबसाइट और न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनता था, जिसकी वजह से बस उसे बहुत कमाई होती थी, क्योंकि जिन वेबसाइट के लिए यह हुई हेडलाइन बनता था उसके ऊपर बहुत सारे लोग उस न्यूज़ को पढ़ने के लिए आते थे, जिसकी वजह से वह वेबसाइट बहुत पैसा कमाती थी और उसका कुछ हिस्सा अर्जुन के खाते में भी आता था, सिर्फ अर्जुन की खबर पढ़ने के लिए कि वे लोग उस वेबसाइट के ऊपर आते थे, जिसकी वजह से अर्जुन अपनी इस पॉपुलर को कैश कर पाता था और यही अर्जुन का सबसे बड़ा बिजनेस था। और इसी बिजनेस से जो पैसे आते थे उससे अर्जुन अपनी लाइफ सर्वाइव करता था। पर अब सारी हेडलाइन और पॉपुलर डूम्सडे लीजेंड फिल्म क्रू के मेंबर्स को मिल रही थी, तो ऐसे में अर्जुन इतनी कम ट्रैफिक से पैसे कैसे कमा सकता था? जब अर्जुन ने देखा कि डूम्सडे लीजेंड प्रोडक्शन की पॉपुलर धीरे धीरे कम हो रही है, तब वह सच में इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था, ताकि वह खुद को पूरे इंटरनेट के ऊपर हाइप कर सके और उससे पैसे कमा सके। और उस वक्त मलाइका ने उसे खुद के साथ स्कैंडल करने का जो सुझाव दिया था वह उसे वाकई बहुत अच्छा लगा था। बदकिस्मती से जैसे ही वह लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे, तभी रेहान और सिया को लेकर जो हेडलाइन में गई थी कि उसने इनसे वह मौका छीन लिया था। वैसे तो जाने अनजाने यह बात डूम्सडे जन से ही जुड़ी हुई थी, पर इस बार उन लोगों के मुकाबले उनका दुश्मन ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि इस बार सिर्फ रेहान नहीं था बल्कि सिया भी उसके साथ इस हाइप में शामिल थी। और अब सुपरस्टार सिया ने असल में उस लकड़ी के गड्ढे को एक पंच मारकर तोड़ दिया था। यह सब कुछ कोई मजाक नहीं था। अर्जुन को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में कोई इंसान ऐसा कर सकता है, और खासकर कमजोर से दिखने वाली लड़की या उसके जैसी कोई और डोमिनियन है। पर यह पूरी तरह से नामुमकिन था। अर्जुन ने खुद से ही यह सारी बातें कही कि यह पक्का फेक वीडियो है, यह सब कुछ मूवी को पॉपुलर करने के लिए किया गया है। यह हरकत बहुत ही बच्चे जैसी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई 3 साल का बच्चा शिपोसिया यह सब कुछ कर रहा हो। जैसे ही इंटरनेट के ऊपर सिया का वाई वो स्टंट वाला वीडियो वायरल हुआ, तो फिर से पूरे इंटरनेट के ऊपर एक सनसनी फैल गई। सिया एक वर्ल्ड फेमस सुपरस्टार थी, इसीलिए सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी सिया के बहुत सारे फैन थे और सभी लोग इस बात के ऊपर चर्चा करने लगे थे। बहुत सारे लोगों को यह वीडियो देखकर इस पर विश्वास हो रहा था, तो बहुत सारे लोग इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बता रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई किसमें है। जो लोग इस वीडियो को फेक बता रहे थे उनकी बात में सेंस और लॉजिक दोनों था, क्योंकि सिया बहुत ही दुबले पतले दिखती थी और उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह सच में इस तरह का कोई स्टंट कर सकती है। वही जब अमन ने रेहान को उस ऑक्शन के बारे में बताया, तो न भी वहां जाने के लिए तैयार हो गया। पहले तो उसे कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं आ रही थी, और जब अमन ने बताया कि यह बहुत ही दिलचस्प जगह है और समुद्र के बीच एक बड़े जहाज पर यह पूरा ऑप्शन होने वाला है, जब अमन इसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बताया, तब रेहान मान गया और वापस अपने होटल आ गया। सिया भी रेहान के साथ ही थी। वहीं दूसरी तरफ स्काई फज के एक्टर अर्जुन ने जब ये सब चीजें देखी, तो वह बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया। अर्जुन इस वक्त पूरे इंडिया एंड पूरे इंडिया में नंबर 1 एक्टर था और जिसे सब लोग पसंद करते थे। बहुत सारी एंटरटेन कंपनियों ने उनके साथ कांटेक्ट किया हुआ था और अर्जुन की सिर्फ एक न्यूज को अपनी वेबसाइट पर दिखाने से उन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता था, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा कमाई होती थी। पर जब से सिया और डूम्सडे लीजेंड हर दिन कोई ना कोई स्टंट करके फेमस हो रही थी, तब से अर्जुन की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई थी और लोग इतना ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से इन एंटरटेनमेंट वेबसाइट ने उसे हाइप करना बंद कर दिया था। और इसके बाद अर्जुन ने भी उस आर्टिकल के नीचे अपने ऑफिशियल साइट से कमेंट छोड़ दिया, यह वीडियो पक्का फेक है और सिर्फ मूवी को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। यह हरकत वाकई किसी 3 साल के बच्चे की हुई हरकत की तरह है।
इतने सारे कमेंट जब इस वीडियो के खिलाफ थे। और फिर अर्जुन ने भी इस वीडियो के खिलाफ ही यह कमेंट अपने सोशल मीडिया के थ्रू छोड़ा था, तो उसके हजारों फैंस ने बिना अपना दिमाग लगाए ही अर्जुन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इनकी तरह के बिना दिमाग वाले फैंस को अगर उनका यंग और हैंडसम आइडल कहे कि कुएं में कूदना अच्छा है, तो शायद वह लोग उसे भी सही मान ले और शायद उन लोगों को डांटना शुरू कर दें जो मैं सही राय दें। ऑफ कोर्स अर्जुन का किया हुआ यह कमेंट सिया के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और उन लोगों ने अर्जुन को इसके लिए सुनाना शुरू कर दिया। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और भी नहीं कर सकता। तुमने सही कहा दोस्त, ये एक्टर्स पूरे दिन एक लड़की की तरह तैयार होकर बैठे रहते हैं। हमें तुम्हारे बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त मेरी आइडल और मेरी गॉडेस पूरे इंटरनेट के ऊपर हाईलाइट हो रही है और तुम्हें अभी भी लगता है कि उसे किसी भी तरह की अटेंशन की जरूरत है। वह ऑलरेडी एक सुपरस्टार है। तुम इस बात को भूल नहीं सकते। तुम कोई आदमी नहीं हो, बल्कि एक औरत हो, और सच कहे तो तुम्हें हम किसी औरत की तरह ट्रीट भी नहीं कर सकते। तुम एक नंबर के डरपोक और बेवकूफ आदमी हो। तुम्हें कोई हक नहीं है हमारी आइडल के बारे में ऐसी बात करने की। अर्जुन का ड्रेसिंग सेंस बहुत ही जेंडर न्यूट्रल था और वह लड़कियों की तरह बहुत ज्यादा मेकअप भी करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसे पसंद भी नहीं करते थे। अगर सच में देखें तो अर्जुन ने यह पोस्ट इसलिए की थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। वह दिल से बिल्कुल भी अपनी इस पोस्ट को पॉपुलर नहीं करना चाहता था, पर जब उसने अपनी पोस्ट के नीचे इतने सारे कमेंट देखे तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने फिर से पोस्ट कर दिया एक फेक वीडियो। फेक ही कहलाएगा। इस वीडियो में यहां तक दिखाया गया है जब सिया ने पंच मारा तो लकड़ी के टुकड़े इधर उधर बिखर रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह स्पेशल इफेक्ट से यूज करके दिखाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद एक और पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसमें किसी ने प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज कर यह जानने की कोशिश की कि यह वीडियो असली है या स्पेशल इफेक्ट यूज किया गया है, और फिर जो रिजल्ट आया वह उसने पूरे इंटरनेट के ऊपर वायरल कर दिया। यह रिजल्ट एक तरह से अर्जुन के मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो की सच्चाई कैसे जानी गई थी, पर उस सॉफ्टवेयर के जरिए इतना पता चल गया था कि इस वीडियो में किसी तरह का कोई भी स्पेशल इफेक्ट नहीं डाला गया है और यह वीडियो पूरी तरह से असली है। जितने भी यूजफुल सबूत थे वह सब इंटरनेट पर वायरल कर दिए गए थे, जिससे हर किसी का डाउट क्लियर हो सके। खासकर अर्जुन का कुछ देर पहले अर्जुन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि इसमें स्पेशल इफेक्ट यूज किया गया है, और अगले ही पल उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा इस वीडियो ने मार दिया था। इस वीडियो के सामने आते ही एक बार फिर से पूरे इंटरनेट के ऊपर हलचल मच गई। गॉड, सच में वीडियो असली निकला। अगर मैंने कहा होता कि यह वीडियो असली है तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। सिया इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? सिया सच में एक सुप है। वह दूसरे यंग और हैंडसम लड़के जो अपने आप को स्टार कहते हैं, वह लोग सिया के जूते के बराबर भी नहीं है क्या? लेडी अर्जुन को अब कुछ और भी कहना है। यह वीडियो एक मोस्ट अथॉरिटेटिव एनालाइज वेबसाइट ने इंटरनेट के ऊपर अपलोड किया है। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि स्पेशल इफेक्ट इस वीडियो में है या फिर तुम्हारे चेहरे पर? हाँ, अब आप सब लोग अर्जुन का इंतजार करना बंद करो। इस वीडियो के सामने आने से उसके चेहरे पर जो थप्पड़ पड़ा है, अर्जुन उसे मेकअप से कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही अर्जुन ने यह कमेंट देखे, उसने तुरंत ही गुस्से से अपने मुंह पर लगाया हुआ फेशियल मास्क हटाकर फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ रेहान और या अपने होटल रूम में अपने कमरे को थोड़ा सा ठीक कर रहे। जब उन दोनों ने यह काम कर लिया, तभी रेहान ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसमें देखने लगा। जब रेहान ने देखा कि अर्जुन के किए हुए पोस्ट के ऊपर लोग अजीब अजीब तरह के कमेंट कर रहे हैं, तो इसे देखकर रेहान को बहुत मजा आ रहा था। सिया वॉशरूम गई हुई थी और जब वह वापस आई तो उसने देखा कि रेहान ने अपना फोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और बेड के ऊपर बैठकर फोन में कुछ देखकर जोर जोर से हंस रहा है। यह सब देखकर सिया ने उससे पूछा, क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? तब रेहान ने किया को सारी बात बताई। रेहान को अर्जुन से वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, पर रेहान उसे इतना पसंद भी नहीं करता था। इंटरनेट के ऊपर जब लोग अर्जुन को हर तरह की बातें कहकर परेशान कर रहे थे, तब रेहान को भी बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि स्काई फच प्रोडक्शन का मेन हीरो होने की वजह से एक तरह से अर्जुन रेहान का दुश्मन ही था। इसीलिए यह सब कुछ होता देखकर
रेहान को नेचुरल ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अर्जुन का नाम सुनते ही सिया ने रेहान के बगल में बैठते हुए अपने बालों को धीरे धीरे टॉवल से पूंछते हुए रेहान से कहा, अर्जुन, इसे मैं जानती हूं। मुझे लगता है कि इसके अपने फैंस के अलावा और कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। कभी रेहान ने कहा, वह सिर्फ एक यंग लड़का है और वह लगभग अपनी आधी इज्जत खो चुका है। रेहान ने जिस अंदाज में कहा था उससे ऐसा लग रहा था जैसे वह भी सिया की बात से सहमत हैं। सारे सेलिब्रिटी एकदम नकारे नहीं होते हैं। इनमें से बहुत सारे सच में बहुत मेहनत कर आगे बढ़ते हैं। फिर भी जब इन लोगों के नाम के साथ यंग मैन जुड़ जाता है तो बहुत सारे लोग इन्हें नफरत करने लगते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि इनकी किसी भी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता है। रेहान की बात सुनकर सिया ने उससे कहा, तुम बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव किस्म के आदमी हो। मुझे लगा था कि तुम्हें इस तरह के सेलिब्रिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया की बात रेहान को बिल्कुल समझ नहीं आई थी। उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सिया ने रेहान ने कहा, आजकल जिन सेलिब्रिटी की बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है वे भी मूवी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां तक कि विदेशों में भी बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस ज्यादा डिमांड वाले सेलिब्रिटी को ही अप्रोच करते हैं। सिर्फ तुम्हारी मुंह में ही ऐसा एक भी स्टार नहीं है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। सिया की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, असल में मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाने के लिए इस तरह के ट्रैफिक सेलिब्रिटीज को हाई करते हैं। जब हम लोग एक फिल्म बना ही रहे हैं तो हमें उस फिल्म में उनकी एक्टिंग स्किल को देखना चाहिए। रेहान ने अमन को अपॉइंटमेंट के लिए जो टाइम दिया था उसके आने से पहले तक ये दोनों कुछ देर तक इसी तरह बातें कर रहे थे। यह ऑक्शन एसोसिएशन को एक खुले समंदर में रखा गया था और रेहान वहां पर बोट ड्राइव कर जाने वाला था। वे लोग पहले ही सिंगल हनवेल को अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए थे। साथ ही साथ रेहान सिया को भी कंपनी देने वाला था। इसीलिए अमन और रेहान के साथ साथ सिया और अभिनव भी जाने वाले थे। अभिनव एक बहुत बड़ा चोर था जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान था। इसीलिए अब अगर उस ऑक्शन में कुछ भी बहुत कीमती होगा तो अभिनव इस बारे में रेहान को बता देगा। अभिनव को अपने साथ उस ऑक्शन में लेकर आना रेहान के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला था। जब रेहान वहां पर पहुंचा तो अमन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और मिस्टर जुनेद वो भी वहां पर आए हुए थे। यह दोनों भी अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ वहां आए थे। वहां पर दो लोग थे जो देखने में काफी जेंटलमैन लग रहे थे। उन लोगों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे लोग यहां पर कंसल्टेंट के तौर पर आए हैं। रेहान ने अमन और जुनैद को देखते हुए उनसे पूछा, क्या तुम लोग पहले से ही अपने टारगेट को डिसाइड कर चुके हो? जब रेहान ने हम दोनों कंसल्टेंट को वहां पर देखा तो उसे समझ आ गया था कि उनका यहां आना वेस्ट नहीं है। अमन और मिस्टर जुनैद पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि उन लोगों को इस नीलामी में क्या खरीदना है, क्योंकि इस बार ऑक्शन एसोसिएशन ने कुछ आइटम्स के बारे में पहले ही पब्लिक में अनाउंस कर दिया था। दो बड़े परिवारों के वंशज होने की वजह से अमन और जुनैद दोनों को ही पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं थी और उन लोगों को पैसों से ज्यादा यह बात जरूरी लग रही थी कि कुछ पुरानी और रेयर चीजों को खरीदकर उन्हें खजाने की तरह इस्तेमाल करना और फिर किसी बड़े बुजुर्ग आदमी को उनके जन्मदिन पर इसे उपहार के तौर पर देना। जैसे ही मिस्टर जुनैद ने रेहा का सवाल सुना, उसने मुस्कुराकर रेहान से कहा, मैंने सुना है कि इस बार यहाँ स्याही का ऑक्शन है। मेरे परिवार के वृद्ध लोगों को पुराने साहित्यकारों के खजाना को इकट्ठा करने का शौक है। मैं आज उन लोगों के लिए ही यहाँ पर वह चीजें खरीदने आया हूँ और उन लोगों को यही गिफ्ट दूंगा। जब रेहान ने यह बात सुनी तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि इस स्याही को पुराने जमाने में रॉयल फैमिली से माल किया करते थे। उन लोगों के जैसा शिल्प कौशल और किसी में नहीं था, पर अनफॉर्चुनेटली यह शिल्प पहले ही दुनिया से लुप्त हो गया था। और यह बात भी कही जाती है कि उन शिल्पकार ने अपने पीछे एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा था। इसीलिए अभी तक जिन लोगों के पास यह है वह लोग इसे बहुत ही संभाल कर काम ले रहे हैं। इस तरह के आइटम की कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। भला कोई कैसे इतने अनमोल आइटम को खरीद सकता है? एक तरफ अर्जुन को पूरे इंटरनेट के ऊपर ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि उसने सिया के खिलाफ जो भी बातें कही थी वह सब गलत निकली, क्योंकि एक बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट ने उस वीडियो को एक सॉफ्टवेयर के जरिए चेक किया था और उसमें यह बात बिल्कुल गलत निकली थी कि इसमें किसी भी तरह का स्पेशल इफेक्ट यूज किया गया है। और उस वेबसाइट ने खुद इसके पूरे सबूत इंटरनेट के ऊपर डाले थे, जिसके बाद सिया के फैन ने अर्जुन को ट्रोल करना शुरू कर दिया और उसे उल्टी सीधी बातें कहनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ रेहान अपनी स्पेशल बोर्ड से उस ऑक्शन में जा रहा था।
उसके साथ सिया और उसका एक खास आदमी अभिनव भी था। वहीं दूसरी तरफ अमन और मिस्टर जुनैद भी वहां पर अपने कुछ सब ऑर्डिनेंस के साथ आए थे। और जब मिस्टर जुनैद ने रेहान को बताया कि वह लोग यहाँ पर एक बहुत पुरानी साहित्यकारों की स्याही लेने आए हैं जो पहले के जमाने में बहुत रॉयल फैमिली ही काम में लेती थी, और जुनैद की दादाजी को इन सब चीजों को कलेक्ट करने का बहुत शौक है, इसीलिए वह आज ही यहाँ पर उनके लिए ही यह एसेंट खजाना खरीदने आया है। मिस्टर जुनैद की बात सुनकर रेहान ने रिएक्ट करते हुए कहा, इसका मतलब यह ऑक्शन एसोसिएशन बाकी सामान्य ऑक्शन की तरह नहीं है। यहाँ पर सच में इस तरह की खजाने रखे हुए हैं। रेहान की बात सुनकर अमन ने खुश होते हुए कहा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। अगर वहां पर आपको कोई भी चीज पसंद आती है तो आपको तुरंत उसके लिए बताना होगा, वरना शायद आप भविष्य में उस चीज को छू भी नहीं पाएंगे। अमन की बात सुनकर रेहान ने उससे पूछा, तो तुम क्या खरीदने वाले हो? यहाँ पर रेहान का सवाल सुनकर अमन में बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा, मैंने सुना है कि पहली बार कोई फीमेल सेलिब्रिटी यहाँ पर खुद को नीलाम करने वाली है, मैं उसे ही देखने वहां जा रहा हूं। अमन की ऐसी बात सुनकर रेहान एकदम हैरान रह गया और उसने अमन से, गॉड, यहां भी ये सब चीजें हैं। ये एसोसिएशन सिर्फ सामान ही नहीं बेचते थे, बल्कि इस तरह की चीजें भी नीलाम करते थे। रेहान को ऐसा लग रहा था कि उसे यहां पर बहुत सारा ज्ञान मिल गया है। अमन ने अपने चेहरे पर एक बहुत बेशर्मी से भरी हुई मुस्कान लाते हुए कहा, आपने सही समझा, मैं यहां पर कुछ और खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस ऑक्शन में हर साल बहुत मजा आता है, और इस साल तो यह है जहो आइलैंड के नजदीक जो समंदर है वहां होने वाला है। अगर हम लोग इसके इतने पास होते हुए भी वहां नहीं जा सकते तो यह बहुत बहुत दुख की बात होगी। और जुनैद की बातें सुनकर रेहान को इतना अंदाजा तो लग गया था कि यहां पर सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और रेहान इस ऑक्शन के बारे में अपने मन में सोचने लगा। रेहान ने वहां खड़े सभी लोगों को बोट के अंदर आने के लिए कहा, ठीक है, फिर हम लोग अपना टाइम खराब ना करते थे, जल्दी से वहां के लिए निकलते हैं। उस सिंगल हनवेल में आसमान की जितनी जगह थी, और रेहान और बाकी 3 लोगों को मिलाकर और उनके सबऑर्डिनेट को जोड़कर भी 40 लोगों से ज्यादा लोग उस शिप में अभी तक नहीं थे, इसलिए उन लोगों के लिए उस शिप में जाना आसान था। फिर भी जब रेहान ने देखा कि अमन और जुनैद अपने साथ 1010 बॉडीगार्ड लेकर आए हैं, तो रेहान ने थोड़ा सा शक करते हुए उन लोगों से पूछा, क्या वहां पर ऑक्शन में कोई सेफ्टी नहीं है? तुम लोग अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड क्यों लेकर आए हो? रेहान का यह सवाल सुनकर जुनैद ने उससे कहा, हम इस बात से मना नहीं कर सकते कि हम लोग ब्लैक मार्केट में जा रहे हैं, और समुद्र में होने की वजह से वहां पर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन ऑनर पर नहीं है। यह बिल्कुल अनिश्चित जगह है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर तुम वहां पर किसी भी तरह का कोई भी खजाना खरीदोगे तो बाकी लोग भी अपनी नजर तुम पर और तुम्हारे सामान पर बस बनाए रखेंगे, इसीलिए ऐसे केस में कुछ बॉडीगार्ड साथ लाना जरूरी है। रेहान ने पहले इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया था और अपने साथ सिर्फ मैगी और अभिनव को ही लेकर आया था। इन दोनों के ही पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है, पर बाकी लोगों के मुकाबले यह दोनों बहुत कम पड़ेंगे। हालांकि सिया एक सुपरस्टार है और वह इतनी भी कमजोर नहीं है कि हवा के झोंके से ही उड़ जाए, और फिर उसके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्किल्स भी है। जब रेहान को इतना सोचते हुए देखा तो उसने रेहान से कहा, रेहान नॉर्मल, ऐसा कुछ होता नहीं है, और फिर ऑक्शन एसोसिएशन के लोग वहां पर सिक्योरिटी देने का काम में अपना बेस्ट करेंगे। वे लोग किसी को भी बिना वजह कोई भी सीन क्रिएट नहीं करने देंगे, और साथ में मैं और जुनैद भी तो इतने सारे लोग अपने साथ लाए हैं, ये सब लोग काफी होंगे। रेहान ने अपनी गर्दन अमन की बात से सहमति में हिला दी। वैसे भी रेहान सुरक्षा जैसी चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता था। वैसे भी विमन 2000 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ तन्हाई फिल्म स्टूडियो सिटी में रुका हुआ है। अगर रेहान किसी मुसीबत में पड़ता भी है तो वह तुरंत कॉल करके इन लोगों को वहां बुला लेगा। इसीलिए रेहान किसी मुसीबत में पड़ जाने के डर से इतना ज्यादा चिंता में नहीं था। और वैसे भी रेहान ने इस ऑक्शन एसोसिएशन को इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि वह सिया को बाहर घुमाने लेकर आ सके, और अगर वहां पर इसी तरह की अव्यवस्था रही तो फिर वह लोग वहां पर आराम से मजे कैसे करेंगे। लगभग 3 घंटे तक अपनी सिंगल हंडवेल शिप को फुल स्पीड से ड्राइव करने के बाद सब लोग उस खुले समुद्र में पहुंच गए। हाँ, पर अमन ने उन्हें जाने के लिए कहा था। समुद्र के किनारे बहुत सारे क्रूज शिप शांति से पार्क थे।
वहां पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी थे जो क्रूज शिप की डेक पर पार्क थे। जब रेहान की इतनी बड़ी और सुंदर सिंगल हन वेल शिप समुद्र के किनारे पहुंचे तो बहुत सारे लोग उसी तरफ देखने लगे। शायद वहां खड़े इतने अमीर लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे सिंगल हनवेल की रेपुटेशन का पता नहीं था। दुनिया की नई और सबसे सुपर वॉयज याच को देखकर लोगों को समझ आ गया था कि इसकी कीमत कितनी ज्यादा है, और बहुत सारे लोग यह देखकर जलन महसूस कर रहे थे कि वह लोग इस शिप के मालिक नहीं हैं। यहां पर ऐसा कोई भी मिडिल क्लास इंसान नहीं था जो इस ऑक्शन एसोसिएशन में भाग ले सके। यहां पर सब लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, और जैसे ही रेहान की शिप वहां पर पहुंची तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा नर्वस हो गए। इस सुपर याच का मालिक सच में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान था, और यह बात तब जाकर और ज्यादा सच हो गई जब शिप के रुकने पर उसमें से जो लोग बाहर आए उन्हें देखकर वातावरण का जो ठंडा माहौल था थोड़ा सा गर्म हो गया था। इस पूरे आइलैंड के सबसे अमीर 2 परिवारों के सेकंड रिच जनरेशन के आदमी यहां आए थे। हालांकि यह कोई बहुत सम्मान वाली बात नहीं थी। यहां पर एक और सेकंड रिच जनरेशन का यंग मैन था जो इनसे ज्यादा ताकतवर था, और इस आदमी को अमन और जुनैद भी सम्मान देंगे। और ये बात सिंपल सी थी कि वह यंग मैन इस सिंगल हनवेल का असली मालिक है। रेहान उस शिप से बाहर आ गया और अपने आसपास खड़े लोगों को अनुमान लगाने देने लगा। वहां खड़े लोग अमन और जुनैद को तो जानते थे, पर उनमें से कोई भी रेहान को नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि उन लोगों को खुश होना चाहिए। फिर हैरान कि इस बार एक मिस्टीरियस और नोबल फिगर उनके इस ऑक्शन में आया है। ऑक्शन में जितने भी आइटम थे वे सब बहुत ही रेयर थे और किसी खजाने से कम नहीं थे, और शायद ही पूरी दुनिया में उन्हें कहीं देखा जा सकता हो। और वहां के सामान की कीमत भी हर बार से ज्यादा थी। वहां पर पहले ही बहुत सारे कंपटीटर्स थे, और ऊपर से अब 2 सुपर रेहान और एक मिस्टीरियस यंग मैन भी उनके साथ था। ऐसे में वह लोग थोड़ा सा उदास थे जिनके पास लिमिटेड पैसे थे, और वह लोग यहां पर अपनी पसंद की चीजें खरीदने आए थे। ऑक्शन एसोसिएशन के रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही वहां पर अमन और जुनैद को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, रेहान अमन और रेहान जुनैद, आप दोनों का हमारे ऑक्शन में आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। यहां पर जो ये रिसेप्शनिस्ट था यह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि इसका स्टेटस ऊंची लोगों के साथ जुड़ा जाता था। इसीलिए वह काफी ओपनली अमन और जुनैद से बात कर रहा था। अमन भी उस रिसेप्शनिस्ट के साथ काफी घुला मिला हुआ था। उसने उससे कहा, हम लोगों के लिए इतना ज्यादा पोलाइट मत बनो, हम यहाँ पर पैसे लेकर आए हैं, और अब ये मत कहना कि तुम्हें तुम्हारे बिजनेस की कोई परवाह नहीं है। अमन की बात सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट ने हंसते हुए अमन से कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी उस रिसेप्शनिस्ट की नजर रेहान पर गई और उसने थोड़ा हैरानी से अमन से पूछा, मैं थोड़ा हैरान हूं कि मैंने इन रेहान को नहीं पहचाना। क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन है? यह रिसेप्शनिस्ट काफी लंबे टाइम से बड़े लोगों के साथ उठता बैठता आया है, पर इसे बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर इसमें कभी भी रेहान को कहीं भी देखा हो, और वह जानता भी नहीं था कि रेहान किस बड़े परिवार से आता है। और यही सोचकर उस रिसेप्शनिस्ट ने रेहान को अनदेखा नहीं किया, क्योंकि वह देख सकता था कि अमन और जूनियर जैसे सुपर रिच आदमी भी रेहान को बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। ऐसे में इस आदमी को किसी बड़े और पावरफुल परिवार से होना पक्का था, और हो सकता है कि इस आदमी का परिवार अमन और जुनैद के परिवार से भी ज्यादा ताकतवर हो। उस रिसेप्शनिस्ट का सवाल सुनकर जुनैद ने उससे कहा, तुम इसे रेहान कहकर बुला सकते हो, पर इससे ज्यादा इनके बारे में और कुछ मत पूछना। इतना सुनते ही उस रिसेप्शनिस्ट ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, मैं समझ गया रेहान, आपको यहां पर सच में बहुत मजा आएगा। रेहान ने बस अपनी गर्दन हमें हिला दी और कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि रेहान पहली बार इस अजनबी आदमी से मिल रहा था और उसके पास इससे बात करने के लिए कोई भी टॉपिक नहीं था। जब उस रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि जुनैद उस आदमी के बारे में और ज्यादा बताना नहीं चाहता है, तो उसने भी आगे और कुछ नहीं पूछा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस ऑक्शन एसोसिएशन को एंजॉय करने आते हैं, और जो अपनी पहचान यहाँ पर किसी को बताना पसंद नहीं करते। और वैसे भी यहाँ पर रेहान को अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह ऑक्शन एसोसिएशन एक इल्लीगल जगह थी। इसीलिए लोगों के लिए अपनी पहचान यहाँ पर ना बताना बहुत ही आम बात थी। फिर भी वह रिसेप्शनिस्ट रेहान के बारे में और जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। आखिर इस रेहान का ऐसा क्या बैकग्राउंड है जिसकी वजह से इतने सुपर रिच 2 रेहान इसे इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं।
अमन ने कुछ देर उस रिसेप्शनिस्ट रेहान से बात की और उसके बाद चुप हो गया। इस वक्त वो लोग जहां खड़े थे, वो जगह उस क्रूज की एंट्रेंस जगह थी और वहां पर बहुत सारे लोग थे जो आ रहे थे और चौथ जा रहे थे। रेहान को यहां पर बहुत सारे लोगों को रिसीव करना था, इसीलिए इस जगह खड़े होकर ज्यादा बात करना ठीक नहीं था। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ क्रूज के अंदर एंटर कर गए। ये जगह उतनी भी गंदी और अंधेरे से भरी नहीं थी जितना रेहान सोच रहा था, बल्कि उस जगह पर काफी अच्छी डेकोरेशन की गई थी और चारों तरफ बहुत अच्छी लाइटिंग और लग्जरी सीनरी लगी हुई थी और चारों तरफ एकदम साफ सफाई थी। वहां पर बहुत सारे ऑक्शन एसोसिएशन के स्टाफ मेंबर्स भी थे जो चारों तरफ घूम रहे थे और अपने कस्टमर के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। अगर रेहान को पहले से नहीं पता होता कि यह जगह एक ऑनएक्शन एसोसिएशन है तो पक्का उसे इस जगह पर आकर रॉयल प्रिंसेस क्रूज शिप वाली फीलिंग आ रही थी। रेहान को इतनी ज्यादा ध्यान से चारों तरफ देखते हुए देखकर अमन ने रेहान से कहा, रेहान, क्या आप हैरान हैं? रेहान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं वाकई में हैरान हूं। मुझे लगा था कि यह कोई बहुत अनसेफ जगह होगी, पर यहां आकर मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि यह इतनी ज्यादा अच्छे से मेंटेन जगह है जितना अमन और जुनैद ने रेहान को बताया था। उससे रेहान को इतना आइडिया तो लग गया था कि सच में वहां पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, पर उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था कि अमन और जुनैद अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड क्यों लेकर आए हैं? क्या वहां पर जाना सेफ होगा भी या नहीं? वैसे तो रेहान को अपनी सिक्योरिटी की ज्यादा परवाह नहीं थी, पर अपने साथ साथ सिया को भी यहां लेकर आया था। शायद इसीलिए उसने इस सवाल का जवाब जानने के लिए उन दोनों की तरफ देखा। तब जाकर जुनैद ने जो बताया उससे रेहान को लगा कि मैगी और अभिनव वह दोनों ही काफी होंगे और अगर फिर भी ज्यादा जरूरत पड़ी तो फिर उसके 2000 सिक्योरिटी गार्ड तन्हाई फिल्म स्टूडियो सिटी में हैं, जिन्हें वह कभी भी कॉल करके बुला सकता है। जैसे ही 3 घंटे बाद उस आइलैंड को क्रॉस करके रेहान और बाकी सभी लोग उस ओपन सी में पहुंचे जहां पर पहले से बहुत सारी बोट और हेलीकॉप्टर थे। वहां पर रेहान की सिंगल हनवेल शिप के पहुंचते ही सभी लोग बहुत गौर से उस शिप के मालिक को देखने लगे, जिसे देखकर लोग इतना तो समझ गए थे कि यह बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि उसके साथ साथ इस पूरे आइलैंड के 2 सबसे बड़े नामी घरों के रेहान भी वहां पर आए थे और वह लोग उस मिस्टीरियस मैन को बहुत इज्जत दे रहे थे, थॉर्नवे। जैसे ही रेहान और बाकी सभी लोग उस क्रूज के अंदर गए तो वहां का माहौल देखकर रेहान एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि यह क्रूज इतना सुंदर हो सकता है। पहली बार देखने से तो यह रॉयल प्रिंसेस क्रूज ही लग रहा था। यहां पर यह सब लोग सच में बहुत मजे करने वाले थे। रेहान की बात सुनकर अमन ने धीरे से उससे कहा, फिर तो अच्छा होगा कि आप ज्यादा कंफ्यूजन ना रखें, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग और मेंबर्स हैं उन लोगों से डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहां तक कि वह रेहान जो अब भी आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा था, उसने भी 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को देखते ही खत्म कर दी थी। अमन के कहने के बाद जुनैद ने भी उससे कहा, इस ऑक्शन एसोसिएशन का वन ऑफ द बॉस होने की वजह से यह रेहान बहुत ही एम्बिशियस इंसान है और यह आदमी बहुत ही क्रूर है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह कब क्या कर दे, पर इस आदमी को शांत रखने का भी एक तरीका है और वह इसके इंटरेस्ट की चीजों को ना छूना। जब तक इस आदमी को तुम बिना वजह छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम जितना चाहे उससे बात कर सकते हो, और अगर एक बार भी तुमने इसके मतलब की बात से हटकर कुछ और कहो तो फिर यह कुछ भी कर सकता है। रेहान ने अपनी गर्दन समझते हुए हिला दी। वह समझ गया था कि एक इंसान जिसके लिए पैसे और प्रॉफिट से ज्यादा कुछ कीमती नहीं है, यहां तक कि किसी की जिंदगी भी नहीं, वह किसी को भी मार सकता है। और इस तरह की एम्बिशियस लोग जो अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट बना चुके हैं, यह रेहान भी उनमें से ही एक है। रेहान सोच ही रहा था, तभी अमन ने कहा, हमें यहां पर अपनी सेफ्टी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।